सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस हफ्ते मैंने आप सभी के लिए ढेर सारी यक्षिणी की कहानियाँ अपलोड करी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे ऐसे भाई हैं जिनका टाइम टेबल काफ़ी टाइट रहता है, वो काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए वो डेली कहानियाँ नहीं सुन पाते। और मैंने उन सभी के लिए इस वीडियो को बनाया है। मैंने जितनी भी हाल ही में यक्षिणी की कहानियाँ सुनाई थी, उन सभी को मैंने कंपाइल कर दिया है और कन्वर्ट कर दिया है एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी में। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है और मेरी यक्षिणी की कहानियाँ नहीं सुनी है, लेकिन आप सभी को यक्षिणी की कहानियाँ पसंद है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। आपको सारी यक्षिणी की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहानियाँ सुन रखी होंगी, अब वो परेशान होंगे कि आखिर भाई अब हम क्या सुने। तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, आप सभी के लिए मैंने एक वेयरवुल्फ की काफ़ी डरावनी कहानी अपलोड करी है, जिसका थंबनेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप फटाफट से जाइए, उस कहानी को सुनिए। और जिन लोगों ने यक्षिणी की कहानियाँ नहीं सुनी है, तो आप इंजॉय करिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर से कर देना। 500 का लाइक एम है। शाम का समय था। मौसम तो वैसे खराब था, लेकिन धीरे धीरे बादलों ने आना शुरू कर दिया था। शहर में एक बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था और इस बाजार में कई सारे लोग आए हुए थे। कई लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद रहे थे और कई लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद के घर वापस जा रहे थे। ऐसे ही काफ़ी लोगों की आवाजाही जो थी वो लगी हुई थी। उस बाजार में सब कुछ अच्छा था। अगर कुछ अच्छा नहीं था तो वहां पर मौजूद दो लफंगे लड़के, जिनका नाम था संजय और विकास, वो दोनों ही उस इलाके में काफ़ी बदनाम थे। क्योंकि अगर कुछ भी वहां पर होता था, चोरी या फिर कुछ भी, तो हमेशा उन लड़कों का नाम पहले लिया जाता था। वो लड़के वहां पर अपनी लफंगागिरी कर रहे थे। कभी किसी लड़की को छेड़ दिया, कभी किसी का पर्स चुरा लिया या कभी किसी से उलझ गए। उनका काम यही था। ये सब करते करते वो पूरे बाजार में घूम रहे थे। तभी अचानक से संजय ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया और उस आदमी को पता भी नहीं चला। जब संजय ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे और विकास ने कहा, क्या बात है संजय, मानना पड़ेगा, एक ही बार में इतना मोटा हाथ मार लिया, मज़ा आ गया। उसके बाद संजय ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, अरे आज का एक्सपीरियंस थोड़ी है, काफ़ी सालों पुराना है, खैर कोई बात नहीं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से संजय ने वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा जो काफी बन ठन कर वहां से गुजर रही थी। उस लड़की को देखकर संजय का जो दिल था वो एकदम मचल सा गया। संजय ने कहा, अरे विकास, वो देखना, क्या माल है, गोरी गोरी, एक बार चलना, पास चल के देखते हैं। उसके बाद विकास ने कहा, हाँ यार, गजब की बला है, चल चल के देखी। वो दोनों उस लड़की के पास चले गए और संजय ने इशारा किया और विकास ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद संजय ने उस लड़की के बैग पर हाथ लगा दिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया और उस लड़की ने संजय को देखकर मुस्कुराया। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। संजय को लगा कि आखिर ये कैसी लड़की है जो ऐसे मतलब छेड़ने पर मुस्कुरा रही है। संजय को यही लगा कि शायद वो उस टाइप की लड़की है और संजय ने कहा, क्या बात है मैडम, लग रहा है आपको भी हम में इंटरेस्ट है। और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजय को अपने पीछे आने को कहा। विकास ने कहा, भाई क्या बात है, लगता है लग गई, लॉटरी लग गई, चल चल पीछे चलते हैं, कहीं अकेले में ही लेकर जाएगी। उसके बाद संजय और विकास दोनों उस लड़की का पीछा करने लगे। दोनों उस लड़की को अपनी आंखों से देख देख कर गंदा कर रहे थे और उसके बाद वो लड़की उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आई और वो दोनों भागते भागते उस लड़की के पास पहुंच गए। जैसे ही संजय ने उस लड़की की कमर को पकड़ने की कोशिश करी, वैसे ही उस लड़की ने एक जोरदार चाटा संजय को मारा, जिस चाटे की जो आवाज़ थी वो दूर दूर तक सुनाई दी और संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। संजय ने अपना चाकू निकाला। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पीछे से दो हट्टे कट्टे पुलिस वाले आए और उन्होंने दोनों को धर दबोचा। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम्हें पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी,
काफी जवानी आ गई है ना लड़कियों को छेड़ने की। जो तुमने मेरे साथ किया ना यहाँ बाजार में, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा के तुम्हें जिंदगी भर भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। ये सब सुनकर संजय तो था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो दोनों काफी बुरी तरह से पकड़े गए थे। संजय ने उस लड़की को धमकी दी जो एक फीमेल ऑफिसर थी। संजय ने उस लड़की से कहा, तुझे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुझे एक वार्निंग देता हूं, हम दोनों को जाने दे, वरना तुझे पता है इस एरिया के जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है ना, उनका हाथ हमारे सर पर है, समझी। अगर उन्हें एक बार पता चल गया ना तो वो तेरा क्या हाल करेंगे ना तू भी नहीं जानती। किसी रेगिस्तान में सीधा तेरा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद उस फीमेल ऑफिसर ने एक जोरदार चाटा फिर से संजय को मारा और उस फीमेल ऑफिसर ने कहा, ये 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस की जो धौस है ना, वो किसी और के सामने जमाना, मेरे सामने नहीं, समझा। तेरे उस पॉलिटिशियन की और तेरी कोई औकात नहीं है। ये कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने कई सारे चाटे संजय को मारे और संजय का जो गाल था वो पूरा लाल हो गया। और वो जो दूसरा विकास था उसे भी उस पुलिस वाले ने बहुत मारा। मार मार के उन दोनों का काफी बुरा हाल कर दिया। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के बीच मार खाते हुए घमंड था वो चूर चूर हो गया। और उसने सोचा, अरे यार, ये कमीनी तो मुझे सबके सामने मार रही है। अगर मैं अरेस्ट भी हो गया और जब मैं बाहर आऊंगा तब ये लोग मुझसे डरेंगे ही नहीं, तो मैं क्या झक मारूंगा यहाँ पर। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन सभी के बीच मेरा खौफ बना रहे। एक काम करता हूँ, इन दोनों पुलिस वालों को तो मैं बताता हूँ, उसके बाद जो होगा साहब जी तो देख ही लेंगे। ये सोचकर संजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पुलिस वाले को धक्का दिया। उसके बाद उसने एक जो चाकू था जो उसने अपनी पैंट में छुपा कर रखा था उसे निकाला और उस चाकू से ताबड़तोड़ वार उसने उस पुलिस वाले पर किए। और जैसे ही उस बदमाश का चाकू उस पुलिस वाले को लगा तो उसके शरीर से खूनम खून बहने लगा। पूरे रोड पर खून ही खून बिखर गया। उस दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत कार्रवाई करी और उस फीमेल ऑफिसर ने भी कार्रवाई करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले संजय ने भी उस दूसरे पुलिस वाले को चाकुओं से गूंद दिया और वो दोनों पुलिस वाले वहीं जमीन पर गिर गए। वो जो फीमेल ऑफिसर थी वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन 2 बदमाशों का सामना अकेले करना वो भी नियत था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। संजय ने वो जो खून से सना हुआ चाकू था वो उन लोगों को दिखाया जो वहां खरीदारी कर रहे थे और तमाशा देख रहे थे। और वो जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। पूरा वहां पर भगदड़ मच गया। उसी भगदड़ का फायदा उठाकर संजय और विकास दोनों वहां से गायब हो गए। फिर उसके बाद जितने भी आम लोग थे उन्होंने पुलिस वालों की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और उन पुलिस वालों को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये जो वारदात थी ये बहुत ही बड़ी थी, इसलिए वहां पर सभी मीडिया कर्मी आ गए और ये जो न्यूज़ थी वो पूरे टीवी पर चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ संजय और विकास वो दोनों एक सुनसान जगह पर अपने कपड़े बदल रहे थे और साथ ही साथ होलिया भी, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाएगी और चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढेगी। इसलिए उन्होंने अपना पूरा होलिया बदल लिया। संजय ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो इस बार पकड़ा जाता तो सीधा उन दोनों का एनकाउंटर होता। और ये बात संजय को अच्छे से पता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। विकास ने कहा, भाई जो हमने किया वो सही किया क्या? मतलब अगर उन्होंने हमारा एनकाउंटर कर दिया तो? जिसके जवाब में संजय ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? हमारा एनकाउंटर? बच्चा है क्या? डर मत, मैं बात करता हूं साहब से, साहब हमें कुछ नहीं होने देंगे, समझा? यह कहकर संजय ने एक पीसीओ ढूंढा और उसी पीसीओ में वो गया। संजय ने एक नंबर मिलाया और नंबर जो था वो नंबर सीधा वहां के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के मैनेजर के पास गया और मैनेजर ने अपना फोन उठाया तो संजय ने कहा, हेलो साहब जी मैं बोल रहा हूं, संजय पहचाना?
जिसके जवाब में उस मैनेजर ने कहा, संजय? कौन? और उसके बाद संजय ने कहा, अरे वही साहब जी, जो आपका छोटा मोटा काम करता रहता है टाइम टू टाइम, वही। उसके बाद उस मैनेजर ने कहा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोल क्या बात है। उसके बाद वो जो संजय था उसने कहा, साहब जी, वो जो बड़े साहब हैं उनको फ़ोन दो ना, उनसे बात करनी है। एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जिसके जवाब में वो जो मैनेजर था उसने कहा, नहीं नहीं सर, अभी काफ़ी बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते। उसके बाद संजय ने कहा, आप समझने की कोशिश करिए साहब जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हमारा साथ दीजिए। और उसके बाद संजय ने काफ़ी मिन्नतें करी। उसके बाद उस मैनेजर ने वो जो पॉलिटिशियन था उससे पूछा, सर वो संजय का फ़ोन आया। उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने पूछा, संजय? कौन संजय? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने कहा, अरे वही जो छोटे मोटे काम करता रहता है ना, जिसे आप लोगों को धमकाने के लिए भेजते हैं और छोटा मोटा जो काम होता है वो करता है ना, लफंडर दो, विकास और संजय, उसी संजय का फ़ोन है। उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने कहा, अच्छा वो क्या काम है उसको? फिर से पकड़ा गया है जेब कतराई के बीच में? छुड़वा दे यार, छुड़वा दे, अब नहीं बच्चे हैं। उसके बाद उस मैनेजर ने पूछा, बता भाई, कौन से पुलिस स्टेशन में बंद है, वहाँ पर फ़ोन घुमाओ। जिसके जवाब में संजय ने कहा, नहीं साहब, मैं कहीं बंद नहीं हूँ, बल्कि मैं फ़रार हूँ। मैंने गुस्से में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है और अब मुझे पूरे शहर में पुलिस ढूंढ रही है। और ये बात सुनकर वो जो मैनेजर था वो सोच में पड़ गया कि आखिर इतना बड़ा कांड इसने कौन सा कर दिया। मैनेजर ने पूछा, क्या कांड कर दिया भाई, जो सारे पुलिस वाले तुझे ही ढूंढ रहे हैं? जिसके जवाब में संजय ने कहा, अरे साहब, अब मैं बताऊं, आप न्यूज़ देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस मैनेजर ने तुरंत टीवी चालू किया और सारी टीवी पर एक ही न्यूज़ आ रही थी। उसी वारदात को हर मीडिया चैनल कवर कर रहा था। और तभी वो जो फीमेल पुलिस ऑफिसर थी उसका इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में उस पुलिस ऑफिसर से कई सवाल पूछे गए। उस फीमेल पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैंने और जो बाकी के 2 पुलिस वाले थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम उन दोनों बदमाशों को पकड़ लेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो खौफ था वो पूरे इलाके में फैल रहा था और आज से नहीं, काफ़ी सालों से। लेकिन उसने कहा कि यहाँ के सबसे बड़े और पावरफुल पॉलिटिशियन का जो हाथ है वो उसके सर पर है। जैसे ही उस पॉलिटिशियन का नाम इस वारदात से जुड़ा तो वो पॉलिटिशियन भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया, क्योंकि चुनाव आने वाले थे और उसे किसी भी हालत में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना था। और अगर उस पॉलिटिशियन की जो इमेज थी वो इस केस से जुड़ती तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उसने कहा, अरे इस गधे के बच्चे ने क्या कर दिया? इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मतलब क्या है? इलेक्शन आने वाले हैं और मीडिया वालों को पता चला ना कि मैं इसे सपोर्ट करता हूँ तो गया ये इलेक्शन हाथ से। एक काम कर, मेरी बात करवा। उसके बाद उस मैनेजर ने उस पॉलिटिशियन से संजय की बात करवाई। उस संजय ने कहा, साहब हमें बचा लीजिए साहब, हमने जो आपने बोला, जैसे बोला, जिसको धमकाने के लिए बोला, जिसको मारने के लिए बोला, हमने सब किया। लेकिन साहब, अब हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो हमारा इनकाउंटर पक्का है साहब, सब कुछ करिए। और उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने कहा, संजय थोड़ा आराम करो, चिल करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, कुछ भी नहीं होगा, 2-4 दिन की बात है, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, समझे? तुम एक काम करो, तुम इस शहर को छोड़कर जो शहर के बाहर जंगल है वहाँ चले जाओ, ठीक है? वहाँ पर कुछ दिन रहो और अपना खाने पीने का जो इंतज़ाम है उसे करो। तुम्हारे पास पैसे होंगे, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, समझो इस बात को। वो पैसे इस्तेमाल करो, थोड़ा बच के रहो और उस जंगल में ही रहना, यहाँ शहर की तरफ मत आना, क्योंकि शहर में छप्पे पर तुम्हें ही ढूंढेंगे, समझे? और जब मामला शांत हो जाएगा, केस थोड़ा ठंडा और ढीला पड़ जाएगा, तब तुम आ जाना शहर में। उसके बाद मैं हूँ ही ना तुम्हें बचाने के लिए, तुम घबराओ मत। उसके बाद संजय ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है साहब, अगर आप बोलते हैं तो आप हमारे लिए भगवान हैं साहब, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तुरंत जंगल की तरफ निकलता हूँ और आपको 20 दिन बाद फ़ोन करता हूँ, ठीक है साहब?
उसके बाद वो जो पॉलिटिशियन था उसने कहा, नहीं नहीं, ये 15-20 दिन में मामला ठंडा होने वाला नहीं है। तुमने बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। पता नहीं वो पुलिस वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे। तभी रेड अलर्ट पर पुलिस हो जाएगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तुम तकरीबन इतना मान लो कि 4-5 महीने तक तुम्हें गायब ही रहना है, इसलिए उस जंगल में चले जाओ। बाकी जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मुझे कॉल करते रहना, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके तुम्हें भिजवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में वो जो संजय था उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई और उसने फ़ोन रखा। विकास ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? और उसके बाद संजय ने सारी बातें बताई। वो दोनों थोड़ा रिलैक्स हुए और शहर से बाहर एक जंगल में चले गए। वहीं दूसरी तरफ वो जो पॉलिटिशियन था वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके मैनेजर ने कहा, सर आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों अपने नाम को उस केस के साथ जोड़ना चाहते हैं? आपको पता है ना इससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके जवाब में उस पॉलिटिशियन ने पूछा, नुकसान? कैसा नुकसान? और उस मैनेजर ने कहा, नहीं मतलब आप उसे बचा रहे हैं ना। अगर मीडिया को पता चलेगा कि आप उस अपराधी को बचा रहे हैं तब तो आपकी इमेज बहुत खराब होगी। जिसके जवाब में उस पॉलिटिशियन ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है राजनीति में मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद हो गए? हम किसी के सगे नहीं हुए। राजनीति चीज़ ही ऐसी है, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं उस 2 कौड़ी के गुंडे से वफादारी निभाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ ही टाइम में मीडिया वाले आते ही होंगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। मैंने उन्हें शहर के बाहर जंगल में भेज दिया और मैं खुद ही मीडिया में बयान दे दूंगा कि वो दोनों छुपे हुए हैं जंगल में, और ये कह दूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढूंढा है, क्योंकि पुलिस से तो वो ढूंढने से रहे। जब मैं उन्हें पकड़वा दूंगा तो कह दूंगा अगर मैं इनका साथ देता तो मैं इन्हें पकड़वाता क्यों? मेरा तो नाम है वो साफ हो जाता, बल्कि मैं और अच्छा बन जाता। आने वाले इलेक्शन में हमारा फ़ायदा हो जाता। क्या करना है, वो 2 गुंडे 2 कौड़ी के वैसे भी गंदी नाली के कीड़े थे। आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही था, तो चलो आज ही मरवा दे। ये बात सुनकर वो जो मैनेजर था वो हंसने लगा और वो पॉलिटिशियन भी हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो संजय और विकास थे वो दोनों शहर के बाहर सबसे बड़े जंगल में चले गए और वहां पर इधर उधर भटकने लगे। सुन मेरी बात, जब भी भूख लगेगी तो तेरे में से मेरे में से कोई एक जंगल के बाहर जाएगा और ढाबे से खाना लेकर आ जाएगा। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है और यहाँ पर लोग कदम रखने से पहले भी कई बार सोचते हैं, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा, समझा तू? उसके बाद विकास ने हाँ में सर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ वो जो नेता था वो अपना घर में आराम कर रहा था। तभी उसके मैनेजर ने कहा, नेताजी मीडिया वाले बाहर आ गए हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, सवाल जवाब यही करे जा रहे हैं। उसके बाद उस नेता ने कहा, तो क्या दिक्कत है, अभी जाकर सारे सवालों के जवाब दे देता हूं, सच सच। वो मैनेजर जो था वो भी हंसने लगा और वो नेता घर से बाहर निकला। सभी मीडिया वाले अपने सवालों की जो बौछार थी उसे करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस नेता ने कहा, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, ऐसे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आज जो भी शहर में हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है और जितने पुलिस वाले इस हादसे में घायल हुए हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा और रही बात उन गुंडों की, उन्हें मैं खुद पकड़वाऊंगा। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से कोई ना कोई उन दोनों को ढूंढ ही लेगा और मेरा नाम उनसे बार बार ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैं राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि गुंडों का साथ देने। इसलिए मेरा नाम बार बार ना जोड़ा जाए। और मुझे तो लगता है उन गुंडों के सर पर जो हाथ है वो अपोजिशन पार्टी के किसी नेता का है और उसने सोचा कि चलो अगर ये कांड हो ही गया तो मेरे जैसे साफ छवि वाले नेता की जो छवि है उसे खराब कर दिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें फ़ायदा हो सके। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, अगर मैं उनका साथ देता तो उन्हें पकड़वाता नहीं। ये कहकर वो जो नेता था वो अपने घर में वापस चला गया और सभी जो मीडिया वाले थे वो इस बयान को पूरे टीवी पर चलाने लगे और पूरे शहर में यही बात फैल गई कि वो नेता तो बहुत अच्छे हैं। और कुछ ही देर बाद उस नेता ने स्टेटमेंट दे दी कि उसके लोगों ने उन दोनों गुंडों को ढूंढ लिया है और वो गुंडे शहर के बाहर वाले जंगल में हैं। ये बात सुनते ही
शहर की जो पुलिस थी वो हरकत में आ गई, और वहीं इस खतरे से अनजान वो जो संजय और विकास थे वो जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते रात हो गई और वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए। एक साफ सुथरी जगह देखकर वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। खाना उन्होंने खा लिया था और लेटने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। यार संजय, कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गुंडागर्दी वाला रास्ता अपना के कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? मुझे आज डर लग रहा है। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर जो है वो मुझे लगे जा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे वो हमें पकड़ लेंगे और कुछ कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद संजय ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, तू डर रहा है? तू कैसे डर सकता है? तुझे पता नहीं है इलाके में हमारा कितना नाम चलता है? हाँ, हर दुकान वाला हमसे डरता है, हमें हफ्ता देता है, और तू ऐसे डर रहा है। अगर तुझे गुंडागर्दी नहीं करनी थी तो इस लाइन में आया क्यों? हाँ, अब जब आ गया तो इसमें डरने का नहीं है, समझा? इसलिए शांति से सो जा। वैसे भी साहब का हाथ हमारे सर पर है और हमें कुछ नहीं होने वाला। जब मामला शांत हो जाएगा तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समझा तू? उसके बाद विकास ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सो गए। दोनों को ही काफी गहरी नींद आई थी, क्योंकि वो जंगल में इधर से उधर भटक भटक के काफी थक गए थे। संजय एकदम गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे कदमों की आवाजें सुनाई दी, जैसे ढेर सारे कदम वहां पर चलते हुए आ रहे हो। जैसे ही उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया, और तभी अचानक से गोली चली, और गोली चलते ही एकदम मानो गोलियों की बौछार हो गई, और एक गोली जो थी वो सीधा विकास के सर के आर पार निकल गई, और विकास के खून से वो जो जमीन थी वो लाल हो गई। संजय ने जब विकास को ऐसे मरी हुई हालत में देखा तब उसका जो खौफ था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। गोलियां चली जा रही थी और अपनी जान बचाने के लिए संजय जो था वो वहां से भागने लगा, लेकिन एक गोली जो थी वो उसके पैर में लगी और पैर से काफी खून बहने लगा। लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। जैसे तैसे अपने दर्द को सहता हुआ उसने अपनी एक टांग को पकड़ा और वो वहां से भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से भागते भागते रास्ता जो था वो खत्म हो गया और सामने एक नदी जो थी वो नजर आई। अब संजय के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता और पुलिस वाले या तो उसे अरेस्ट करते या तो सीधा इनकाउंटर कर देते, और वहीं दूसरी तरफ उसके पास रास्ता था कि वो पानी में कूद जाता, और उसमें भी उसके बचने के काफ़ी कम चांस थे क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और उसे तैरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जो उसे ठीक लगा उसने वही किया। उसने सीधा पानी में छलांग लगा दी। जब तक पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो संजय जो था वो पानी में कूद चुका था। पुलिस वालों ने ऊपर से फायरिंग शुरू करी, लेकिन एक भी गोली संजय को नहीं लगी। उन पुलिस वालों ने कहा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है उसके पैर में गोली लगी है और वो तैर नहीं पाएगा, वो डूब के मर जाएगा। तुम एक काम करो, गोताखोरी की टीम को बुलाओ और वो जो है लाश को निकाल लेगी। थोड़ी देर बाद वहां पर गोताखोर जो होते हैं, जो डाइविंग करके नदी, तालाब और समुद्र में से सामान को निकालते हैं, वही आए, और उन्होंने जब अच्छी तरह से पानी के नीचे देखा और जांच पड़ताल करी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो सभी बाहर आए। उन्होंने कहा, या तो कोई लाश नहीं है। जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी तब वो सब हैरान हो गए, और जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जो संजय था वो कहीं बच के निकल गया था। जब संजय की आंख खुली तब उसने देखा कि वो नदी के किनारे बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने थोड़ा ताकत इकट्ठा करी और अपने दर्द को सहता हुआ वो खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके जो पैर थे वो लड़खड़ा गए और वो वापस जमीन पर गिर गया। उसके आंखों के सामने जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब एक फिल्म की तरह चलने लगा। कैसे उसने बौखलाकर उस पुलिस वाले को चाकू मारा और विकास के साथ वहां से भागा, और विकास की जो मौत थी वो भी काफी दर्दनाक हुई थी। उस बेचारे को पता तक नहीं चला और उसकी
मौत हो गई। अपने दोस्त विकास का जो खून था वो संजय को अपने आसपास नजर आ रहा था। संजय को यही लग रहा था कि काश उसने बौखलाकर उन पुलिस वालों को चाकू नहीं मारा होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे वो घिसड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। वो चलने लायक बचा नहीं था। रात से सुबह हो गई और पूरा दिन संजय जो था वो भूखा प्यासा वहीं पर घिसड़ता रहा। वो घिसड़ घिसड़ के कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा था और दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो बहुत बेबस और मजबूर हो गया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। उसने जितनी लड़कियों को परेशान किया, जितने बुरे काम किए, उन सब की सजा ऊपर वाला उसे दे रहा था। उसे यही लग रहा था कि उसकी भी मौत वहीं तड़प तड़प कर हो जाएगी। तभी पूरा दिन गुजरने के बाद शाम के वक्त उसने वहां पर पायलों की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहनकर आ रही हो। उन आवाजों को सुनकर उसे लगा कि शायद उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन उसे साथ ही साथ डर भी था कि अगर उस लड़की को पता चल गया कि वो एक अपराधी है तब वो पक्का इसे पुलिस में दे देगी। यही बात उसे परेशान कर रही थी और मदद लेने से रोक रही थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत गोरी सी लड़की वहां से निकली और संजय जो था उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो मदद मांग ले या तो वहां छुप जाए ताकि वो लड़की उसे देख ना पाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वहां पर तड़प तड़प के मरने से अच्छा है मदद मांग ही लेता हूं। और वो लड़की जब वहां से गुजर रही थी तभी संजय ने कहा, सुनो मेरी बात, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मुझसे चला नहीं जा रहा। सुबह से भूखा प्यासा यहीं पड़ा हुआ हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे ही बात ये लड़की ने सुनी तब उसने संजय की तरफ देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि संजय की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। खून बहने की वजह से, भूखे रहने की वजह से और उसके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा था उसकी वजह से उसका शरीर जो था वो एकदम गिर गया था, एकदम पतला सा। उस लड़की को संजय पर दया आ गई और उसने संजय को जैसे तैसे उठाया। जब वो लड़की संजय को उठा रही थी तब पहली बार संजय के अंदर किसी लड़की के लिए बुरा ख्याल नहीं आया। वो उसे देखने लगा। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो संजय की मदद कर रही थी, इसका मतलब वो दिल से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और संजय को यह भी समझ आ गया था कि वो संजय के बारे में कुछ नहीं जानती और यही सबसे बड़ी राहत की बात थी। उसने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल उसे पता ही चल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा तब तक तो मदद ले लेनी चाहिए। बाद में संजय उसे सब कुछ समझा देगा। वो लड़की उसे जैसे तैसे बहुत मुश्किलों से अपने घर पर लेकर गई तो उसका घर कुछ खास नहीं था। छोटा मोटा झोपड़ी टाइप का घर था और उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। ये देखकर उस संजय ने कहा, क्या तुम इस घर में रहती हो? और उस लड़की ने कहा, हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी आपको ठीक करने में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपका ये हाल हुआ कैसे? उसके बाद संजय ने झूठी कहानी बना दी। उसने कहा कि वो जंगल में घूमने के लिए आया था, लेकिन कुछ बदमाश गुंडों ने उसे नदी में धकेल दिया और नदी में एक बड़ा सा पत्थर जो था वो संजय के पैर से टकरा गया और उसका पैर जो था वो टूट गया। उस लड़की ने संजय को अपने घर में लेटाया। उसके बाद उसने संजय का जख्म देखा तो जख्म बहुत ही ज्यादा गहरा था और पक भी गया था। उस लड़की ने संजय को देखते हुए कहा, ये जख्म तो बहुत ही ज्यादा पक गया है और इसमें तो पस बन गई है, लेकिन ये तो गोली लगने का निशान है, पैर में यहां पर छेद हुआ है। उसके बाद संजय ने कहा, हाँ उन बदमाशों के पास गोली भी थी, क्योंकि मैं अपने आप को बचा रहा था ना, तो उन्होंने पीछे से गोली मार दी। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसका दिल पसीज गया और उसने कहा, ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। उस लड़की ने फूलों से कुछ लेप बनाया और उस लेप को संजय के घाव पर रखा तो संजय को थोड़ा सा राहत मिला। उसे अपने पैर में ठंडा ठंडा महसूस होने लगा और वो
उस लड़की की तरफ देख रहा था। उसे धीरे धीरे वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी थी और पहली बार संजय को कोई लड़की किसी बुरी नजर से नहीं बल्कि अच्छी नजर से पसंद आई थी। उस लड़की ने संजय के पूरे पैर पे लेप लगा दिया। उसके बाद संजय को काफी आराम मिला। धीरे धीरे रात और हो गई और उस लड़की ने पूछा, क्या आप नॉनवेज खाते हैं? और संजय ने कहा, हाँ मैं नॉनवेज खाता हूं। ये पूछने के बाद वो लड़की वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए लेकर आई। वो खाना जो था वो काफी अलग था। संजय ने पूछा, ये क्या था? आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, यह चिकन है, इसे हमारे गांव में अलग तरीके से बनाते हैं, शहर के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद संजय ने कहा, चलो एक बार ट्राई करता हूं। आज खुशकिस्मती से ट्राई करने को मिल ही गया। जब संजय ने उस चिकन को खाया तब उसे काफी अच्छा लगा। उसे खाकर मजा आ गया। उसके बाद उसने उस लड़की की खूब तारीफ करी। संजय ने कहा, क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया, तुमने खाना खाया? और उस लड़की ने कहा, हाँ मैं भी खा लूंगी, अभी मुझे अभी भूख नहीं है, आप आराम करिए, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संजय का जो जख्म था वो ठीक तो हो रहा था, लेकिन वो अभी चलने फिरने लायक नहीं था। वो बस एक जगह पर लेटा रहता था और वो लड़की उसकी सेवा करती थी। वो लड़की संजय के लिए रोज चिकन बनाती थी और धीरे धीरे दवाइयों का इस्तेमाल करके और अच्छा खाना खाकर संजय जो था वो कुछ ही दिनों में चलने फिरने लायक हो गया और वो धीरे धीरे आसपास ऐसे 4, 5, 10, 15 कदम चलने लगा। दिन के वक्त वो लड़की काम करने के लिए चली जाती थी और रात के वक्त ही आती थी और पूरा दिन संजय उसी लड़की की याद में बिता देता था। एक रात खाना खाने के बाद संजय जो था उसका पेट काफी भर गया था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब थोड़ा इधर उधर घूम लिया जाए और वो धीरे धीरे चलता हुआ घूमने लगा। तभी उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो एक पेड़ के नीचे कुछ कर रही थी और उसे ये सब करता हुआ देखकर संजय ने आवाज लगाई और ध्यान से देखा तो वो लड़की जमीन पर हाथ मार रही थी। उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? जिसके जवाब में संजय ने कहा, तुम वहां क्या कर रही हो मिट्टी में? बच्ची हो क्या जो मिट्टी के साथ खेल रही हो? और उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहकर वो काम करने लगी और संजय जो था वो उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। संजय ने ऐसे ही मजाक मजाक में पूछा, अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी उम्र जो है वो शादी की हो गई है और तुम दिखने में भी इतनी खूबसूरत हो, तो शादी क्यों नहीं कर रही हो? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, मैं जैसे जी रही हूँ वैसे अच्छा है, अपना कमा रही हूँ अपना खा रही हूँ, और वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा, ना ही मेरे माता है ना ही पिता है, और मुझे शहर की लड़कियों जैसे बन के रहना भी नहीं आता, बस ऐसे ही है जिंदगी, तो मुझे शादी नहीं करनी। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने मन ही मन कहा, तुम कहो तो दिल निकाल के दे दूं, तुम्हारे लिए तो शादी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। उस लड़की ने कहा, चलिए अब आप सो जाइए, वरना दिन में उठेंगे नहीं और दिन में मुझे काम पर जाना है। और ये कहकर वो लड़की सोने के लिए चली गई और संजय भी सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह जब वो लड़की काम पर चली गई और संजय अपना वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी चल फिर सके, वो चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया और वो याद करने लगा कि आखिर कैसे वो जो लड़की थी वो प्यार से मिट्टी पर हाथ मार रही थी और वो उस मिट्टी को छूकर देखने लगा। तभी उसके हाथ में कुछ चुभा और वो कुछ नोखीली चीज थी। जैसे ही उसने थोड़ा सा मिट्टी को साइड किया तो उसे कुछ सफेद सफेद सा नजर आया और उसने सीधा मिट्टी को साइड करना शुरू कर दिया। साइड करते करते वो जो मिट्टी थी वो हटती गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनती गई। ये देखकर संजय को यकीन नहीं हुआ और उसने मिट्टी को खोद खोद के काफी बड़ा गड्ढा कर दिया और उसने देखा कि उस गड्ढे के अंदर ढेर सारी बिल्लियों की और कुत्तों की हड्डियां थी, वो भी पूरा कंकाल समेत।
ये देखकर संजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर एक ही जगह पर इतने सारे कुत्ते बिल्लियों की जो लाशें हैं उनकी हड्डियां कैसे मिल सकती हैं। और कुछ संजय को अजीब लगा। तभी वो धीरे धीरे चलता हुआ उस जगह पर गया जहां पर वो लड़की खाना बनाती थी। और जैसे ही संजय उस जगह पर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसने तुरंत उल्टी कर दी, क्योंकि वो लड़की जहां पर खाना बनाती थी वहां पर 4 कुत्तों के कटे हुए सर और बिल्लियों की जो लाशें थीं वो पड़ी हुई थी और उनमें कीड़े लग गए थे। और संजय को धीरे धीरे समझ आ गया कि वो लड़की जो रोज चिकन के नाम पर उसे खिला रही है वो चिकन नहीं बल्कि यही कुत्ते बिल्ली का मांस है। और संजय वहीं पर खड़े खड़े उल्टियां करने लगा। उसे समझ आ गया कि वो जो लड़की है वो सिर्फ दिखने में शरीफ है और उसके अंदर राक्षस है। तभी वो दिन में काम करने के बहाने बाहर निकल जाती है और रात के वक्त ही आती है। संजय जो था वो धीरे धीरे उसने सोच लिया कि वो वहां से निकल जाएगा। उसने अपना एक एक कदम रखा और वो उस जगह से दूर जाने लगा। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और अंधेरा होने को आ गया। संजय उस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो उस जगह से सिर्फ दूर जा रहा था। लेकिन एक एक कदम रखने की वजह से वो पूरे दिन सिर्फ मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चल पाया था। चलते चलते रात के तकरीबन 12 बज गए और संजय जो था वो रुकना नहीं चाहता था। वो बस उस जगह से जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि 5 किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है, चाहे रात से सुबह हो जाए। और वो एक एक कदम करके चल रहा था। तभी उसे वहां पर वही पायलों की आवाज सुनाई दी और उन पायलों की आवाज सुनकर संजय जो था वो बहुत डर गया। उसे यही लग रहा था कि वो लड़की वहीं पर आ रही है और ये बात बिल्कुल सच थी। संजय ने दूर देखा तो वो जो लड़की थी वो भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी और संजय बहुत ही ज्यादा घबरा गया। अब संजय दौड़ तो नहीं सकता था, बस छुप सकता था, इसलिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। संजय के पास में आकर रुकी और उस लड़की ने कहा, तुम पागल हो क्या? इतनी रात को कहां जा रहे हो? हाँ? जिसके जवाब में संजय ने कहा, कुछ नहीं, वो मेरा पैर ठीक हो गया था तो मैंने सोचा अब तुम पर क्या बोझ बनना, इसलिए चला जाऊं। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारा पैर? अगर तुम 2-3 कदम चलने लगे तब तुम चले जाओगे यहां से? हाँ, तुम तो बड़े मतलबी हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारी मदद करती नहीं, मरने के लिए छोड़ देती। यार इतना मतलबी कोई कैसे हो सकता है? संजय को उस लड़की से डर लग रहा था। वो थी तो बहुत खूबसूरत, एकदम अप्सरा जैसी, लेकिन उसके अंदर की जो हकीकत थी वो संजय को पता चल गई थी, इसलिए संजय को उससे घिन भी आ रही थी। वो लड़की जबरदस्ती संजय को अपने साथ वापस उसी जगह पर ले जाने लगी। संजय ने कई बहाने बनाए, लेकिन उसके सारे बहाने जो थे वो नाकामयाब हो गए। वो लड़की संजय को वापस उसी जगह पर ले आई। थोड़ी देर बाद वो लड़की जो थी वो फिर से वही चिकन वगैरह लेकर संजय के पास आई और उसने उस चिकन को संजय के पास रख दिया। और जैसे ही संजय ने थाली को देखा तो उसने वहीं पर उल्टी कर दी और उसकी उल्टी जो थी वो पूरे बिस्तरे पर फैल गई। ये देखकर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और संजय ने कहा, हाँ ठीक है मेरी तबीयत, तुम इसे ले जाओ, मुझे आज भूख नहीं है, मैं कुछ फल वल खा लूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम तो अभी ठीक थे, इसलिए मैं कह रही थी तुम क्यों गए इतनी दूर पैदल पैदल? हाँ बताओ, और कमजोरी आ गई तुम्हारे शरीर में? इतनी मुश्किल से मैंने खिला पिला के तुम्हें ठीक करा था। संजय अपना मुंह साफ करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकला और उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान जो था वो पूरा लाल था और उस रात लाल चांद निकला हुआ था, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ लाल लाल नजर आ रहा था। उस लड़की ने कहा, ये चांद तो लाल हो गया, कितना डरावना लग रहा है ना? और उसके बाद संजय ने कहा, हाँ डरावना तो है।
अपना मुंह साफ करके वो जो संजय था वो वापस वहीं बेड पर लेट गया और वो खिड़की से, छोटी सी जो खिड़की थी झोपड़ी में, उसी से देखने लगा चांद को। उस लड़की ने कहा, चलो मैं तुम्हारा जख्म देख लूं, अब ठीक हो गया होगा। उसके बाद उस लड़की ने संजय का जख्म देखना शुरू किया। संजय को उस लड़की से डर लग रहा था, कहीं वो लड़की कुछ कर ना दे। और तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया ना कि रोज मैं तुम्हें कुत्ते बिल्ली का मांस खिलाती हूं। जब संजय ने यह सुना तब उसके पूरे शरीर के जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए और उसने कहा, क्या, क्यों मजाक कर रही हो? हाँ, मजाक मत करो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, मैंने उस पेड़ के नीचे देख लिया, जैसे मैंने गड्ढे को बंद किया था वैसा गड्ढा नहीं था। इसका मतलब तुमने वहां पर खोद कर सब कुछ देख लिया, इसलिए अब झूठ मत बोलो। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं कैसी इंसान हूं, ये कुत्ते बिल्ली का मांस तुम्हें मैं खिला रही हूं। तो मैं एक बात बता दूं, मैं इंसान नहीं हूं। जैसे ही ये बात संजय ने सुनी तब उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो तेज होती जा रही थी और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजय की तरफ देखा और उस लड़की ने कहा, मैं एक यक्षिणी हूं, समझे तुम? और आज रात की रात मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। आज रात मैं एक पूजा करने वाली हूं और उस पूजा को करने के बाद मेरी शक्तियां जो है वो और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन उस पूजा को करने के लिए कुछ शर्तें हैं। मुझे शादी करनी होगी और अपने पति की बलि चढ़ानी होगी। इसलिए तो मैंने तुम्हें बचाया। अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जब तुम्हें मेरी हकीकत इतनी पता चल गई है तो पूरी पता लगने में, तो अब पूरी पता लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा कि आज। उसके बाद संजय ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझी? तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और जैसे ही ये बात उस यक्षिणी ने सुनी वैसे ही उसने मुस्कुराया और उसके मुस्कुराते ही संजय के पैर में एकदम असहनीय दर्द हुआ और वो एकदम चीख पड़ा। संजय ने अपनी पैर की तरफ देखा तो उसके पैर में एक अजीब सी हलचल हुई और उस हलचल को देख के संजय को बहुत खिंसी आई और उसने देखा कि उसके पैर के अंदर से एक बहुत ही मोटा कीड़ा निकल रहा है, रेंगता हुआ। और उस कीड़े को देखकर संजय की आंखों में एकदम खौफ जो था वो भर गया और उसका जो दिल था मानो रुक सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पैर में से कीड़ा कैसे निकल रहा है और वो चीखने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और उस यक्षिणी ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पैरों में से ये कीड़ा कैसे निकल रहा है? तो तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैरों में से 100 से भी ज्यादा कीड़े निकलेंगे। पता है कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने उस दवाई की लेप के साथ में कीड़े मकोड़ों के अंडे भी डाल दिए थे और उस दवाई से तुम्हें दर्द से राहत तो मिल गई, लेकिन तुम्हारे जख्म में वो अंडे भी पहुंच गए। अब वो अंडे धीरे धीरे फूटेंगे तो उनमें से कीड़े तो बाहर आएंगे ही ना। और ये सोचकर उसने अपने हाथ जोड़कर उस यक्षिणी से भीख मांगना शुरू कर दिया कि उसे वो जाने दे। और उस यक्षिणी ने कहा, मुझे पता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो मुझे एक काम करना है, बस तुमसे शादी करनी है। अगर तुम मुझसे सिर्फ शादी ही कर लोगे ना तो मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगी, बस शादी करके तुम्हें छोड़ दूंगी, ठीक है? और ये जो तुम्हारे पैरों में अंडे हैं ना, उनके ऊपर मैं एक ऐसी दवाई लगा दूंगी जिससे सारे अंडे खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा पैर जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ सुबह के 5 बजे तक का वक्त है, क्योंकि अगर अब एक अंडा टूटकर उसमें से कीड़ा बाहर आ गया है तो कुछ ही घंटों में सारे अंडे टूट जाएंगे और उनमें से भी कीड़े निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? संजय ने रोते हुए कहा, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, बस मुझे ठीक कर दो, मेरे पैर को ठीक कर दो, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी बलि मत चढ़ाना, मेरी बलि मत चढ़ाना, हाँ मेरी बलि मत चढ़ाना। उसके बाद उस यक्षिणी ने अपने जादू से वहां पर एक शादी का मंडप तैयार किया और
उसने संजय को उठने के लिए कहा। संजय ने मजबूरन उस यक्षिनी के साथ शादी करी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो यक्षिनी से शादी नहीं करता तब उसकी मौत काफी तड़प तड़प कर होती। वो जैसे जैसे यक्षिनी के साथ फेरे ले रहा था वैसे वैसे उसे अपने किए गए कर्म याद आ रहे थे कि आखिर उसने कैसे लोगों को परेशान किया, लड़कियों को छेड़ा, कई लोगों को मारा, कितनों की उसने जिंदगियां खराब कर दी। उसे अपना एक एक किया हुआ गलत काम याद आ रहा था और वो पछता रहा था कि आखिर उसने ऐसा गलत रास्ता क्यों अपनाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ उसके कर्मों की सजा है। एक एक फेरे के साथ उसका जो पैर का दर्द था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक एक करके उसके पैर में जो अंडे थे वो टूट रहे थे और उसमें से कीड़े बाहर आ रहे थे और कई कीड़े तो जमीन पर गिर गए थे और कई कीड़ों ने उसके पैर के मांस को खाना ही शुरू कर दिया था। काफी दर्द सहते हुए, दर्द से कराहते हुए, एक नरक जैसा दर्द सहते हुए उसने 7 फेरों को पूरा किया और जैसे ही फेरे पूरे हुए तो उसने उस यक्षिनी से भीख मांगी। देखो अब शादी हो गई है और अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो ना। अब देखो, अब तुमने जो कहा था वो हो गया। तुमने कहा मुझसे शादी कर लो तो मुझे छोड़ दोगी। मैंने शादी कर ली, अब मुझे छोड़ दो और इस पर दवाई लगा दो वरना मैं मर जाऊंगा। उसके बाद उस यक्षिनी ने कहा, किसने कहा हमारी शादी हो गई है? और संजय ने कहा, अभी तो शादी हुई, मैंने 7 फेरे भी ले लिए, जो जो तुमने कहा वो मैंने किया, शादी तो हो गई ना। जिसके जवाब में उस यक्षिनी ने कहा, हाँ वैसे तो शादी हो गई, लेकिन अभी हम सही मायने में पति पत्नी नहीं बने हैं। वो हम तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम सुहाग रात नहीं मनाएंगे। इसलिए चुपचाप से जहां पर तुम सोते थे वहां पर लेट जाओ। संजय के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने आप को इससे ज्यादा बेबस, मजबूर और असहाय कभी नहीं देखा था। वो वहीं जाकर लेट गया और उस यक्षिनी ने धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके पास आने लगी। उस यक्षिनी ने भी खुद के भी सारे कपड़े उतार दिए और वो संजय के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। कई घंटों तक वो यक्षिनी संजय के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही और संजय जो था वो अपने पैर के दर्द से तड़पता रहा। वो बार बार उस यक्षिनी से भीख मांग रहा था कि वो उसके पैर को ठीक कर दे, लेकिन वो यक्षिनी सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त थी। संजय ने फिर अपने पैर की तरफ देखा तो उसके पैर की जो हड्डी थी वो नजर आने लगी थी, क्योंकि जितने भी कीड़े बाहर निकले थे उन्होंने उसके पैर के सारे मांस को खा लिया था। तभी अचानक से उसका पैर जो था वो एकदम फट गया और उसमें से कई सारे कीड़े बाहर निकल आए और जैसे ही संजय का पैर फटा तो ढेर सारा खून वहां पर बह गया और संजय की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। उस यक्षिनी ने संजय के शरीर का सारा खून पी लिया और सारा खून पीने के बाद उसने संजय की लाश को उसी पास वाली नदी में फेंक दिया और उसने अपनी पूरी पूजा को कंप्लीट किया और अपनी शक्ति को उसने कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। संजय और विकास का जो सफर था वो काफी दर्दनाक था। विकास को तो फिर भी एक आसान मौत मिल गई, लेकिन संजय को काफी दर्दनाक और घिनौनी मौत मिली। कहते हैं कि आज भी यक्षिनी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। तो कमेंट सेक्शन में अपने बारे में जरूर बताइएगा कि क्या आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको वो सारे दर्द सहने पड़ेंगे जो दर्द संजय ने सहा है। आकाश और अभिषेक एक दूसरे के पक्के बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनका नाम उनके कॉलेज में तो क्या, अगल बगल जितने भी कॉलेज थे सब में बदनाम था, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के बदमाश थे। उन दोनों के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
जिस कांड को करने के बारे में सोचकर ही किसी आम स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती थी, उन कांडों को करना उन दोनों के लिए आम बात थी। लेकिन जब भी वो ऐसे कांड करते तो उनके पिताजी उन दोनों को बचा लेते। उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था, इसलिए वो हर किसी का पैसे से मुंह बंद करवा देते थे और इसी कारण की वजह से वो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक रात की बात है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और तभी उनके पास से एक सुपर बाइक निकली। उस सुपर बाइक की आवाज सुनकर ही अभिषेक ने कहा, वाह क्या बाइक है, इसकी आवाज काफी अच्छी है ना। आकाश ने कहा, आवाज तो बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मजा आएगा। वैसे तुमने ध्यान दिया कौन सी बाइक है? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, मेरे ख्याल से कोई कंपनी मुझे याद नहीं, लेकिन आवाज से लग रहा था कि हायाबुसा है ना? और उसके बाद आकाश ने कहा, मुझे भी वही लग रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिषेक ने कहा, क्या भाई, क्या सोच रहा है? और आकाश ने फिर जवाब दिया, वही जो तू सोच रहा है। और उसके बाद वो दोनों हंसने लगे। कुछ दिनों बाद वो दोनों बाइक के शोरूम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने अपने लिए सुपर बाइक्स पसंद करी। लाखों रुपए की बाइक उन्होंने चंद मिनटों में खरीद ली। उसके बाद क्या था, उन्होंने उस बाइक पर बैठकर पूरे शहर में जैसे कोहराम मचा दिया। रोज रात को वो दोनों रेस करने के लिए निकल पड़ते थे। जब भी रात के 11-12 बजते तब वो अपने घर से निकलते और अपनी सुपर बाइक्स पर रेस करते। ऐसे ही एक रात वो दोनों रेस करते करते शहर के सबसे सुनसान जंगल में पहुंच गए। वो दोनों आपस में ही रेस कर रहे थे और रेस जीतने के चक्कर में वो दोनों ये भूल गए कि वो जो बाइक है वो जितनी स्पीड में जाती है उतना ही एक्सीडेंट होने का खतरे को भी बढ़ा देती है। और यही बात वो दोनों जीत की लालच में भूल गए। ना ही आकाश ने स्पीड पर इतना ध्यान दिया, ना ही अभिषेक ने। और उस सुनसान जंगल में जाकर रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से दोनों की जो बाइक थी वो डिसबैलेंस हो गई और दोनों की बाइक एक पेड़ से जा टकराई। बाइक के टकराते ही वो दोनों कई फुट दूर गिरे और उसके बाद उन्होंने अपना सर पकड़ा और वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बाइक पे आग लग गई थी और वो दोनों उस बाइक से दूर भागे। देखते ही देखते दोनों बाइक ब्लास्ट हो गई और वहां पर आग लग गई। अभिषेक बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वो तो हेलमेट ने उन दोनों की जान बचा ली थी। अगर हेलमेट ना होता तो उनका जो सर था उसके टुकड़े टुकड़े होना पक्का था। घायल होने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे को संभाला और उसके बाद किस्मत से वो जो बाइक की आग थी वो ज्यादा जंगल में पेड़ों में नहीं फैली और वहीं पर खत्म हो गई। और ये देखने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे। तेरा फोन कहाँ है? मुझे तो लग गई यार, मैंने सोचा नहीं था यार कि बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जंगल है और यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं होते कि हम इतने स्पीड में बाइक चला पाए। मेरे ख्याल से मेरी पसली पर लगी है। और उसके बाद आकाश ने कहा, तेरे से ज्यादा मेरी हालत खराब है, मुझे भी काफी चोट आई है, मेरे मुंह से तो ब्लड भी निकल रहा है। मेरे फोन की तो ऐसी की तैसी हो गई, पता ही नहीं चल रहा कि ये फोन है ये क्या है, कबाड़ा बन चुका है। अब यहां किससे मदद मांगे? उन दोनों को समझ आ गया था कि वो दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उनके दोनों मोबाइल्स खराब हो चुके थे और उनकी बाइक्स जो थी वो ब्लास्ट हो चुकी थी और किसी काम की नहीं बची थी। वो एक सुनसान जंगल में थे जहां पर दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। उन दोनों को काफी चोटें लगी थी, इसलिए वो दोनों दर्द से कराते हुए बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद अभिषेक की आंखें खुली तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखें खुली तो उसने आसपास देखा कि वो एक छोटे मोटे घर में है। उस घर की हालत काफी खराब थी लेकिन घर ठीक ठाक था। उसने अपने शरीर को देखा तो शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी काफी जगह चोट आई थी, पैर में, पसली में और न जाने कहां कहां। और उसके बाद उसने आसपास देखा
तो उसे अभिषेक भी नजर आ गया। अभिषेक को भी काफी चोट आई थी और उसके शरीर पर भी काफी जगह पट्टियां लगी हुई थी। आकाश ने मुंह खोलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करी। आकाश ने कहा, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक उठ यार, उठ, अरे होश में है कि नहीं है? अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया और आकाश जो था वो बार बार अभिषेक को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की पायल पहनकर वहां पर आ रही हो। तभी उस कमरे का जो दरवाजा था वो खुला और वहां पर एक लड़की आई। उस लड़की के हाथ में कुछ दवाइयां थी और उन दवाइयों को देखकर आकाश ने कहा, तुम कौन हो और हम यहां क्या कर रहे हैं? आकाश बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसकी नजरें जो थी वो धुंधली धुंधली हो गई थी और उसे इतना समझ आ रहा था कि ये जो कोई भी है वो एक लड़की है। उससे ज्यादा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की ने एक दवाई जो थी वो आकाश को पिलाई और उस दवाई को पीने के बाद उसके शरीर में थोड़ी बहुत ताकत आई और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उस लड़की की खूबसूरती को देखकर आकाश जो था वो एकदम देखता ही रह गया। उसके दिल की जो धड़कनें थी वो काफी तेज हो गई और आकाश ने कहा, तुम कौन हो और हम यहां क्या कर रहे हैं? तभी उस लड़की ने कहा कि आप ज्यादा अपने आप को टेंशन मत दीजिए, अभी आपको आराम करने की जरूरत है। आप दोनों मुझे जंगल में मिले और आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैंने वहां पर देखा कि आपकी बाइक्स जो थी उनमें आग लग गई थी और वो दोनों ब्लास्ट हो चुकी थी। मैं समझ गई कि आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पास सुविधा नहीं थी मदद बुलाने की, इसलिए मैं आपको अपने घर में ले आई ताकि मैं आपका इलाज कर सकूं। आप चिंता मत करिए, मुझे आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं आपको ठीक कर दूंगी। जब ये बात आकाश ने सुनी तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा था। उस लड़की की खूबसूरती ही ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। तभी अभिषेक के शरीर में भी हलचल होने लगी, उसकी उंगलियां भी हिलने लगी, वो भी दर्द से कर्राता हुआ उठा। अभिषेक ने कहा, अरे यार, सर बड़ा दुख रहा है। आकाश, आकाश कहाँ है तू? उसके बाद आकाश ने जवाब दिया, यहीं पर हूं भाई, यहीं पर हूं। और फिर अभिषेक ने आंखें खोली तो उसने वही नजारा देखा। उसकी काफी शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो एक घर में था। अभिषेक ने बगल में देखा तो आकाश भी वहीं पर था और वो लड़की भी वहीं पर थी। जैसे ही अभिषेक ने उस लड़की को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई और वो भी हैरान हो गया कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की क्या दुनिया में हो सकती है। वैसे तो उन्होंने शहर में कई खूबसूरत लड़कियों को देखा था, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती के आगे सबकी खूबसूरती बेकार थी। अभिषेक ने भी वही सवाल जवाब पूछे, तुम कौन हो और क्या तुम हमें लेकर आई हो? हाँ, जवाब दो। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं आपको लेकर आई हूँ क्योंकि आपकी बाइक्स का एक्सीडेंट हो चुका था और मेरे पास मदद बुलाने के लिए सुविधा नहीं थी। आप घबराइए मत, मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है, मैं आपको ठीक कर दूंगी। उसके बाद अभिषेक ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम ठीक कर दोगी तो। उसके बाद वो लड़की जो थी उसने कहा, आप दोनों आराम करिए, मैं कुछ और दवाइयाँ लेकर आऊँगी, ठीक है? ये कहकर वो लड़की कमरे से चली गई और अभिषेक ने धीमी सी आवाज में कहा, भाई तुझे इसके इलाज पर भरोसा है क्या? मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवा ले। हाँ, इसके पास फोन वगैरह कुछ तो होगा जिससे एम्बुलेंस आ सके। उसके बाद आकाश ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की के हाथों तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। यह तो मुझे आज जहर दे दे, वो भी खुशी खुशी पी जाऊंगा। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, क्या क्या तुझे भी ये पसंद आ गई है? अब ये मत बोलियो कि तुझे भी पसंद आ गई है, क्योंकि मैंने पहले देखा है और मुझे पसंद आ गई है।
तो बकवास मत कर। अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ हाँ देखते हैं, अभी तो अपनी हालत की चिंता कर। ऊपर से नीचे तक पूरी जगह पट्टी बंधी हुई है, हाय बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़की ने उन दोनों को चलने फिरने लायक बना दिया और वो दोनों धीरे धीरे ठीक होने लगे। उस लड़की का जो इलाज था वो बहुत ही ज़्यादा असरदार था। वो दोनों जब ठीक हो गए तब सुबह सुबह उन दोनों ने उस लड़की से कहा, अगर आप नहीं होती तब तो हम दोनों की जान पक्का चली जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी है। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कभी हम आपके लिए कुछ कर पाएँ तो हमें मौका ज़रूर देना। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब आप चलने फिरने लायक हो गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह का वक्त था और उसके बाद में सुबह का वक्त था और उस लड़की ने अभिषेक और आकाश के लिए कुछ खाने के लिए बनाया और उन दोनों को परोस दिया। उन्होंने जैसे ही नाश्ता किया तो उन्हें नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभिषेक ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। आकाश ने भी नाश्ते की खूब तारीफ करी। तभी आकाश ने कहा, अभिषेक मुझे लगता है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये इस खराब से घर में रहती है, पापा से बोल के ये घर तोड़वा के एक अच्छा सा घर बनवा दे इनके लिए। उसके बाद अभिषेक ने कहा, हाँ भाई मेरी तरफ से डन है, बनवा दे। उसके बाद उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो घर है वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और मैं इसके साथ कोई भी छेड़खानी पसंद नहीं करती, इसलिए तो मैं इतने सालों से यहीं पर रह रही हूँ। मेरे पिताजी एक शिकारी थे और वो यहीं पर रहकर शिकार किया करते थे। उनके जाने के बाद ये घर ही उनकी निशानी है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती और ना इस घर को बदलना चाहती हूँ। उसके बाद अभिषेक और आकाश ने कहा, अगर ऐसी बात है फिर तो ठीक है, हम आपके घर को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई और मदद, आपको हमसे कुछ भी चाहिए हो, पैसे कुछ भी। और उस लड़की ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप दोनों ठीक हो गए हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, दोस्ती कर लेते हैं। अभिषेक और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल आज से हम दोनों दोस्त हैं। क्या आपके पास फ़ोन है, मैं आपका नंबर ले लूँ? उस लड़की ने कहा, नहीं मेरा नंबर तो नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके बाद आकाश ने कहा, इतनी सी बात, आपको फ़ोन दिलवा देते हैं, आप फ़ोन रखिए अपने पास। और उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, आपको जब भी मिलना होगा तो आप रात के वक्त यहाँ पर आ जाइएगा, मैं रात के वक्त यहीं पर रहती हूँ। उसके बाद आकाश ने पूछा, रात के वक्त आप यहाँ रहती है तो दिन में? और उस लड़की ने जवाब दिया, मैं यहीं जंगलों में निकल जाती हूँ और फूल वूल तोड़ती हूँ, वही फूल बेचकर मेरा गुजारा चलता है। जब ये बात अभिषेक और आकाश ने सुनी तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो उस लड़की के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की कुछ भी फेवर लेने से मना कर रही थी। वो दोनों उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते थे। आखिर में उस लड़की ने उन दोनों से कहा, ठीक है आप जाइए, अब आप घर जाइए, वरना आपके घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। वो दोनों घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा, अगर आप हमें जंगल के बाहर तक छोड़ देती तो बहुत आसानी होती, मतलब मेहरबानी होती, क्योंकि यहाँ से रास्ता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की ने कहा, नहीं मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे, आप प्लीज़ यहाँ से सीधा जाएंगे ना, आप यहाँ से सीधा बस जाइए, आप मेन रोड पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको सवारी मिल जाएगी, या तो आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे ना, तकरीबन 8-10 किलोमीटर, तो आप जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ये बात आकाश और अभिषेक ने सुनी तब उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने कहा, क्या 8-10 किलोमीटर? इतने में तो हमारी मौत हो जाएगी, इससे अच्छा तो आप हमें बचाती ही नहीं, 8-10 किलोमीटर चलने से तो बच जाते। और फिर अभिषेक ने कहा, अरे बस कर भाई, ज़्यादा जोक हो गया, चल चलते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल गए और वो जो लड़की थी उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभिषेक और आकाश पूरे रास्ते उस लड़की के बारे में ही बात करते रहे और जब वो मेन रोड पर पहुंचे तो वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था।
उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर वो दोनों शहर में पहुंच गए। उन दोनों के ख्याल में वही लड़की आ रही थी और जा रही थी। उन दोनों को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था, यहाँ तक कि उन दोनों ने ये सपना भी सजा लिया था कि वो उस लड़की से ही शादी करेंगे। एकदम सिंपल, खूबसूरत और स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अच्छी। रात के तकरीबन 8 बजे हुए थे और वो दोनों अपने अपने घर में थे। तभी अभिषेक ने आकाश को कॉल किया। आकाश ने कॉल उठाया तो सामने से अभिषेक ने कहा, भाई एक काम करे, वापस उस लड़की के पास चले। उसने कहा था कि वो रात को वहां मिलेगी, एक बार चलते हैं ना, मेरा बहुत मन कर रहा है उस लड़की से मिलने का। उसके बाद अभिषेक ने कहा, हाँ हाँ भाई जरूर चलते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, और इस बार कार लेकर चलेंगे और थोड़ा स्पीड कम, क्योंकि अब मुझे ओवर स्पीडिंग से बहुत डर लगने लगा है। उसके बाद आकाश और अभिषेक दोनों हंसने लगे और वो एक कार लेकर जंगल के बाहर पहुंचे। जंगल के अंदर कार नहीं जा सकती थी, इसलिए आगे का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। जब वो काफी जंगल के अंदर घुस गए तब उन्हें वही घर नजर आया और उन दोनों की रफ्तार जो थी वो काफी ज्यादा हो गई। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से आवाज आई, कौन? उसके बाद आकाश और अभिषेक ने कहा, हम हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद उस लड़की ने दरवाजा खोला और उसने कहा, आप दोनों आ गए, मुझे तो लगा था आप मुझे भूल जाएंगे। आकाश और अभिषेक ने कहा, आपको तो अब हम कभी नहीं भूल सकते, आप हमारे दिल में बस गई हैं। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब वो हंसने लगी और उसने कहा, चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपको अच्छी अच्छी चाय पिलाती हूँ। और वो दोनों अंदर बैठ गए। उस लड़की ने उन दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते आकाश की जो नजर थी वो घर के कुछ सामानों पर गई। उसने देखा कि ढेर सारे फल और फूल और एक लाल किताब वही टेबल पर रखी हुई थी। उस लाल किताब और बाकी के सामान को देखकर आकाश ने पूछा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये सारा जो सामान है वो क्यों है तुम्हारे पास? मतलब ये फल फूल का तो समझ आता है, लेकिन ये किताब किस चीज की है? उसके बाद उस लड़की ने बताया, बस अब मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरी पुश्तैनी किताब है। सबसे पहले मेरे पिता के पास थी, अब मेरे पास है, और ये कई पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ इस किताब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस किताब में पूजा की विधि लिखी हुई है और हर साल मैं इस किताब को निकालती हूँ और इसमें जो विधि लिखी गई है उस विधि के द्वारा मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद अभिषेक ने पूछा, अच्छा तो कब है ये पूजा? उस लड़की ने जवाब दिया, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तकरीबन 5 दिन है, 5 दिन बाद ये पूजा है। और हाँ, आप दोनों को आना है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस जंगल में अकेले रहती हूँ और दिन भर ऐसे ही काम करने में निकल जाता है। अगर आप दोनों आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आकाश और अभिषेक दोनों मुस्कुराने लगे। अभिषेक ने कहा, मैं तो ज़रूर आऊँगा, इसका पता नहीं। और फिर आकाश ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों? मैं भी आऊँगा, मैं भी तो दोस्त हूँ। और वो दोनों हंसने लगे और साथ ही साथ वो लड़की भी हंसने लगी। उस लड़की ने कहा, आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वरना आजकल के लोग एक बार अगर मतलब निकल जाए तो वापस नहीं आते, लेकिन आप लोग देखो मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद आकाश ने कहा, अब आप है ही इतनी अच्छी, आपसे मिले बगैर रहा ही नहीं गया। और अभिषेक ने भी इस बात पर हाँ में सर हिलाया। बातें करते करते काफी रात हो गई। उसके बाद उस लड़की ने कहा, आप अपने घर पर एक बार बता दीजिए ना कि आप यहाँ पर हैं, और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप इतनी रात को जंगल से बाहर निकल पाएंगे? उसके बाद आकाश ने जवाब दिया, हाँ मैं अपने घर पर कॉल कर देता हूँ, और अभिषेक तू अपने घर पर कॉल कर दे, ऐसे कुछ बहाना लगा दे, ठीक है? उसके बाद अभिषेक ने हाँ में सर हिलाया। उन दोनों ने अपने अपने घर पे कॉल किया और बहाने लगा दिए, और बहाने लगाने के बाद उन्होंने फ़ोन रखा। उस लड़की ने कहा, तो आज रात क्या खाएंगे आप? अब देखिए मेरी इस छोटे से घर में ज़्यादा कुछ नहीं है बढ़िया बनाने के लिए। और अभिषेक ने कहा, आप जो बना दीजिए, अब आपके घर हम मेहमान हैं, अब आप अच्छा ही खिलाएंगी कुछ। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ वो तो है। वो खाना बनाने के लिए चली गई और आकाश और अभिषेक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके अंदर पहली बार एक दूसरे के लिए
गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि वो दोनों ही उस लड़की से प्यार करने लगे थे। आकाश को ये लग रहा था कि अभिषेक बुरा है, क्योंकि वो आकाश और उस लड़की के बीच आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक को लग रहा था कि आकाश बुरा है, क्योंकि वही सेम हाल दोनों का था। दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा नफरत रखने लगे थे। उन दोनों को काफी चिढ़ मचने लगी थी एक दूसरे से। धीरे धीरे ये जो नफरत थी वो बढ़ने लगी। पहले तो ये नफरत नजर नहीं आती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में ये जो नफरत थी वो बढ़ने लगी। उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना कम कर दिया। और तकरीबन 5 दिन बाद वो दोनों एक साथ फिर से उस लड़की के घर पर पहुंचे, क्योंकि उस लड़की के घर में पूजा थी। वो दोनों घर पर उस पूजा को अटेंड करने के लिए ही आए थे, लेकिन अंदर अंदर उन्हें पूजा से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस उस लड़की से मिलना था और बातचीत करनी थी। जैसे ही आकाश और अभिषेक दोनों घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर काफी सारा पूजा का सामान रखा हुआ था। और अभिषेक ने कहा, अरे वाह, पूजा तो काफी अच्छी होने वाली है लग रहा है। और उस लड़की ने कहा, हाँ, बस आपका ही इंतजार था, आप जो है बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और फिर अभिषेक ने कहा, नहीं नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि पूजा का इतना सारा सामान देखकर मैं समझ गया कि आप सुबह से परेशान हो रही है। और आकाश ने कहा, हाँ बिल्कुल, अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो दोनों वहीं पूजा में बैठ गए। आकाश और अभिषेक दोनों बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब पूजा स्टार्ट हो। और वो जो लड़की थी वो अपना बाकी का जो काम था उसे निपटा रही थी। तभी आकाश ने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट है और उस ब्रेसलेट में हीरे जड़े हुए थे। उस ब्रेसलेट को देखकर आकाश को लगा कि यार, ये लड़की इतनी गरीब है, ये ऐसे डायमंड का ब्रेसलेट तो अफोर्ड कर नहीं सकती, तो इसके पास ये डायमंड का ब्रेसलेट आया कैसे। उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, अरे मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कितने का लिया तुमने। और उस लड़की ने कहा, ये ब्रेसलेट, अरे ये ब्रेसलेट मेरा थोड़ी है, मुझे गिफ्ट मिला है। कल रात अभिषेक जी आए थे और इन्होंने ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया था। जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तब उसका जो खून था वो मानो खौल सा गया और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया और उसने पूछा, अभिषेक, तू कल यहां पर आया था और ये ब्रेसलेट तूने इसे दिया है। और उसके बाद अभिषेक ने कहा, हाँ, मैं कल यहीं से गुजर रहा था तो मैं सोचा एक बार यहां पर आकर देख लूं और थोड़ा मिलजुल लूं। उसके बाद आकाश ने बहुत गुस्से भरी निगाहों से अभिषेक को देखा और उसने चिल्लाते हुए कहा, सुन मेरी बात, इसके बीच और मेरे बीच मत आ, समझा। मैं इससे प्यार करता हूं और ये मेरी है। ये 2 कौड़ी के ब्रेसलेट देकर इसे फंसाने की कोशिश मत कर। इससे मैं शादी करूंगा, इसे रानी बनाकर रखूंगा। ऐसे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। मैं इससे प्यार करता हूं, क्या तुझे पता नहीं। जैसे ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसने कहा, क्या आप मुझसे प्यार करते, लेकिन हम तो दोस्त थे ना। तभी अभिषेक ने कहा, सुन मेरी बात, तेरा प्यार है 4 दिन वाला, मैं जिंदगी भर के लिए इसे अपने साथ रखना चाहता हूं, इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं, समझा। तेरा जो टाइम पास वाला प्यार है ना, मैं उसे अच्छे से समझता हूं। और रही बात इसकी, तो ये मेरी बीवी बनेगी, मैं इसके साथ शादी करूंगा और हमेशा इसे खुश रखूंगा, समझा। तेरा कोई हक नहीं बनता। आज तक तूने मेरे लिए किया ही क्या है, हाँ। दोस्ती को इतने साल हो गए, जो मैंने बोला वो तूने कभी किया? उल्टा मैंने ही तेरी बात मानी है, जो तूने बोला वही मैंने किया, समझा। तूने कभी मेरी वाली नहीं करी, लेकिन मेरी बात सुन ले, ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी। इसे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वो जो लड़की थी वो हैरान हो गई। उसे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा कि आखिर वो तो सिर्फ दोस्ती चाहती थी, लेकिन ये दोनों तो उससे प्यार कर बैठे। आकाश और अभिषेक के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। उस लड़की ने कहा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, ना मुझे आपसे शादी करनी है ना आपसे, समझे आप। मुझे दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी और मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। रही बात इस ब्रेसलेट की, ये लीजिए अपना ब्रेसलेट और आप दोनों यहां से चले जाइए।
मैंने तो सोचा था मैं आपसे दोस्ती करूंगी, लेकिन लेकिन आप दोनों तो मेरे बारे में कुछ और ही सोचने लगे। मुझे आप में से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, आप चले जाइए। और ये कहकर उस लड़की ने उन दोनों को घर से बाहर कर दिया। और ये बात उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा खराब लगी। वो दोनों एक दूसरे से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। उनकी जो लड़ाई थी वो बढ़ गई और वो दोनों उसी जंगल में हाथापाई करने लगे। ना ही आकाश अभिषेक को छोड़ रहा था, ना ही अभिषेक आकाश को छोड़ रहा था। वो दोनों काफी बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। कभी आकाश का खून निकलता और कभी अभिषेक का। तभी हाथापाई में आकाश के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो जो पत्थर था उसने अभिषेक के सर पर दे मारा। और उस पत्थर के लगते ही अभिषेक के सर से एकदम खूनी खून बहने लगा और वो वहीं पर मर गया। उसके खून से वो जो पूरी जमीन थी वो लाल हो गई। और आकाश जो था, जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ आया कि आखिर उसने क्या कर दिया है। उसने तुरंत उस लड़की के घर का दरवाजा जो था वो खटखटाना शुरू किया। उस लड़की ने कहा, देखिए मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना है ना उनसे, आप दोनों यहां से चली जाइए। उसके बाद आकाश ने रोते हुए कहा, तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, तुम तो हमेशा से सबकी मदद करती हो ना, प्लीज इस बार मेरी मदद करो। उसके बाद उस लड़की ने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि आकाश के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसका हाथ भी पूरा खून से सना हुआ था। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उस लड़की ने आकाश से कहा, यह आपने क्या किया? आपने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। आप यहां से चले जाइए, आपके चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी, आप यहां से चले जाइए। और उसके बाद आकाश ने कहा, देखो मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने गुस्से में आकर किया, अब मेरी मदद करो। तुम कह रही थी ना कि तुम दोस्ती करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त ही तो हूं, कम से कम मेरी मदद करो ना। जो कुछ हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। उसके बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, गलती मेरी है, मुझे आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं आपकी लाइफ में ना आती तो आपके बीच लड़ाई नहीं होती और आज ये नहीं होता। और फिर आकाश ने उस लड़की को कस के पकड़ लिया और आकाश ने कहा, तुम अपने ऊपर ब्लेम मत डालो, समझी? तुम किसी बात की कोई परवाह मत करो, तुम बस मेरी मदद करो, आकाश की लाश को ठिकाने लगा दो। हाँ, और किसी को पता नहीं है कि मैं यहां पर हूं, और कोई ये भी नहीं जानता कि अभिषेक मेरे साथ है। मैंने घर पर अलग बहाना लगाया और अभिषेक ने घर पर अलग बहाना लगाया, तो उसके घर वाले यही सोचेंगे कि वो कहीं छुट्टियां बनाने के लिए गया हुआ है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई शक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस वाले अलग एंगल से पूछताछ करेंगे। हाँ, आकाश बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो बस ऐसे ही अड़बड़ कुछ भी बोले जा रहा था और उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश बोल क्या रहा है। लेकिन उस लड़की को इतना तो पता था कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उस लड़की ने आकाश से कहा, पहले तो तुम मेरी कमर छोड़ो, पहले मेरी कमर छोड़ो तुम, एक तो तुमने मेरी कमर पकड़ ली, छोड़ो। उसके बाद आकाश ने कमर को छोड़ा और उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ होगा ही। उसके बाद आकाश ने कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और उस लड़की ने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, इस लाश को खाई में फेंक दो, यहां से थोड़ी दूरी एक खाई है, तुम यहां से घसीटते हुए लाश को ले जाओ और फेंक दो खाई में। बाकी ये जो खून है ना, ये सारा मैं साफ कर देती हूँ और पता नहीं चलेगा कि यहाँ खून गिरा है, ठीक है? किसी को कोई शक नहीं होगा। और आकाश ने उस लड़की को कस के पकड़ लिया और उस लड़की ने कहा, तुम बार बार मुझे पकड़ क्यों लेते हो? हाँ? और आकाश ने कहा, तुम मेरा इतना साथ दे रही हो, आई लव यू सो मच, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, बस एक बार ये मुसीबत सर से टल जाए। उस लड़की ने कहा, हाँ ठीक है, अब जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगाओ। आकाश अपने ही दोस्त अभिषेक की लाश को लेकर पास वाली खाई में गया
और उसने उस खाई में अभिषेक की लाश को फेंक दिया और वो घर पर वापस आ गया। तब तक उसने देखा कि उस लड़की ने खून को अच्छी तरह से साफ कर दिया था और पता भी नहीं चल रहा था कि उस जमीन पर खून गिरा है। और सारे सबूतों को मिटाने के बाद आकाश और वो लड़की दोनों उस घर में चले गए। उसके बाद आकाश ने कहा, सारे सबूत मिटा दिए, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना? और उस लड़की ने कहा, पता तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? और फिर आकाश ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, समझी? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुझसे बहुत प्यार करने लगा हूं। तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा प्यार, समझी तुम? मैंने बहुत लड़कियां देखी, खूबसूरत से खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे आगे सब बेकार हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ मैं जानती हूं तुम लड़कों के प्यार कैसे होते हैं। तुम लड़कों के प्यार सिर्फ जिस्मानी होते हैं। अगर सच में प्यार करते हो तो शादी करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगी। और उसके बाद आकाश ने कहा, हाँ तो कब करनी है शादी? अभी चलो, जहां शादी हो रही है वहीं चलो, तुम्हारे साथ मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूं। और उस लड़की ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ये लो, ये मेरे हाथ में सिंदूर है, ये लो मेरी मांग में भर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी। ऊपर वाले को दिल से मानकर इस मांग को भर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं भी तुम्हें पहले दिन से पसंद करती थी, लेकिन आज तुमने क्या कर दिया। जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तो वो उस लड़की के पास आया और उसने वो जो मांग थी वो भर दी और उसने उस लड़की को किस कर दिया। किस करते ही आकाश जैसे अपने शरीर पर से काबू खो दिया और वो उस लड़की के और भी ज्यादा करीब जाने लगा। लेकिन उस लड़की ने आकाश को जरा सा भी नहीं रोका। वो उसे एक कमरे में ले गई और वो दोनों वहीं पर फिजिकल होने लगे। फिजिकल होने के बाद आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि फाइनली जिससे वो प्यार करता था उससे उसने शादी की। वो दोनों बिना कपड़ों के एक ही बेड पर थे और आकाश ने कहा, अब लग रहा है कि मेरा सपना जैसे पूरा हो गया। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं यही सोचता था कि कब हमारी शादी होगी और कब हम एक होंगे, लेकिन आज रात हम एक हो गए। उस लड़की ने कहा, अब तो जो तुम चाहते थे वो हो गया ना, अब तो मैं तुम्हारी हो गई ना, अब खुशी खुशी रहो, समझे तुम? तुम्हारे चक्कर में आज मैंने पूजा भी नहीं करी, कल मुझे पूजा करनी पड़ेगी। और आकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम किसी बात की कोई परवाह मत करो, कल आराम से पूजा कर लेना। उसके बाद वो दोनों रात भर फिजिकल होते रहे और दिन भर भी वो सिर्फ फिजिकल ही हुए। वो कमरे से बाहर निकले ही नहीं। जब रात हो गई और पूजा करने का समय आया तब वो लड़की बाहर निकली। आकाश उसे जाने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे उस लड़की ने अपना हाथ छुड़वाया और वो बाहर निकली। उसने फिर से पूजा की सारी तैयारियां करी और उसने सारी तैयारियां करने के बाद आकाश से कहा, सुनो जी, अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी पूजा में साथ बैठो। और आकाश ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? सुनो जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, मैं अभी तैयार हो जाता हूं। उसके बाद आकाश भी तैयार हो गया और वो दोनों पूजा में बैठ गए। उस लड़की ने कहा, चलो अब हाथ जोड़कर बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना, समझे तुम? क्योंकि इस पूजा में आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद करके रखते हैं। आकाश जो था वो उस लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो जैसा वो लड़की कह रही थी वैसा ही कर रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बस प्रार्थना करने लगा। आंखें बंद किए हुए तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही बीत गए और आकाश ने कहा, क्या मैं आंखें खोल सकता हूं? और उस लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी आंखें मत खोलना, अभी बस मैं बोलने ही वाली हूं आंखें खोलने के लिए, जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही आंखें खोल देना। उसके बाद आकाश ने कहा, ठीक है। आकाश ने अपनी आंखें बंद रखी और उसके बाद उस लड़की ने कहा, चलो अब अपनी आंखें खोलूं। जैसे ही लड़की ने यह बात बोली तब आकाश ने अपनी आंखें खोली, लेकिन
आंखें खोलते ही उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। उस नज़ारे को देखने के बाद आकाश जैसे एक पत्थर का बुत बन गया और उसने देखा कि अभिषेक की कटे हुए लाश के टुकड़े उसके सामने पड़े हुए थे और अभिषेक का जो कटा हुआ सर था उसके ऊपर मोमबत्ती रखी हुई थी और वो मोमबत्ती जल रही थी। और वो दोनों किसी घर में नहीं थे बल्कि एक सुनसान जंगल के कोने में थे। ये सब देखने के बाद आकाश ने अपने शरीर से पूरा कंट्रोल जो था वो खो दिया। वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, ना ही अपने हाथ हिला पा रहा था ना ही पैर। बस वो बुत बनकर अपने दोस्त अभिषेक की लाश को देख रहा था। अपनी दोस्त की लाश के कटे हुए टुकड़ों को देखकर उसके दिमाग पर क्या बीत रही थी कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। जैसे तैसे पूरी ताकत लगाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उसने जिससे शादी करी, जिससे इतना प्यार किया और जिसके साथ उसने इतने टाइम तक शारीरिक संबंध बनाया, वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और जैसे ही आकाश ने उस चुड़ैल को देखा तो उस चुड़ैल ने एक बड़े से चाकू से सीधा आकाश की आंख पर वार किया और उस चाकू को आंख के आर पार कर दिया। आकाश को पता भी नहीं चला और उसकी मौत हो गई। उसके कुछ देर बाद उस औरत ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चाकू को वापस निकाला और चाकू निकालने के बाद उसने आकाश का सर भी काट कर अलग कर दिया और उसने दोनों लाशों के शरीर के सारे खून को निचोड़ कर पी लिया। और उसके बाद जब उन दोनों के शरीर में एक बूंद खून नहीं बचा तो उन सारे शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर वो उन टुकड़ों को खाई में फेंक कर आ गई। उसके बाद उस औरत ने बोला, बेचारे बेवकूफ, जिस्म की आग इनसे क्या क्या करवा देती है। आजकल के जवान लड़के समझ नहीं पाए कि मुझे तो सिर्फ इनकी बलि चाहिए थी। मैं इन दोनों में से किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दोनों को आपस में ही लड़ा दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे को मारे और दोनों में से एक तो मरी जाए। और ऐसा ही हुआ, ये दोनों आपस में लड़े और दोनों में से एक मर गया। जो मरा उसका खून का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पूजा पूरी करी और पूजा की एक शर्त थी कि मुझे अपने पति की बलि चढ़ानी थी। इसलिए दूसरे के साथ मैंने शादी करी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जब वो और मैं पति पत्नी बन गए तब मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। अब मेरी ताकतें और भी ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं कि आज भी वो यक्षिनी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत को बढ़ाने की भूख में वो इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है कि वो अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उस जंगल में जाना चाहेंगे और उस यक्षिनी के साथ कुछ कीमती समय बिताना चाहेंगे? आसमान में बिजली चमक रही थी। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और उसी खराब मौसम में एक कार सड़क पर चल रही थी। उस कार में बैठे हुए थे हस्बैंड और वाइफ, जिसमें हस्बैंड का नाम था सुजीत और वाइफ का नाम था रागनी। वैसे तो उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन ये जो 2 साल की शादी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनके बीच जरा से भी नहीं बनती थी। रोज लड़ाई झगड़े कलेश, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उनके बीच
लड़ाई झगड़े ना होते हो। और इसी बात से वो दोनों ही तंग आ गए थे और दोनों ने फैसला लिया था डिवोर्स लेने का। इसलिए सुजीत रागिनी को उसके मायके छोड़ने के लिए जा रहा था। उसकी जो वाइफ थी यानी कि रागिनी थी, वो शहर से दूर रहती थी, दूसरे शहर में, और सुजीत जो था उसी शहर में रागिनी को छोड़ने के लिए जा रहा था। काफी लंबा रास्ता तय करना था और बीच बीच में उनकी कहासुनी भी हो रही थी। सुजीत बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और रागिनी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। रागिनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका डिवोर्स हो, लेकिन सुजीत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक से सुजीत ने कार सीधा हाईवे से एक जंगल की तरफ मोड़ दी और ये देखकर रागिनी ने कहा, तुम हाईवे से सीधा यहां इस जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरा मर्डर करने का तो नहीं है ना? उसके बाद सुजीत ने कहा, मर्डर? और वो भी तुम्हारा? खैर, तुमने ऐसे काम किए कि मर्डर तो करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं बस एक शॉर्टकट रास्ते से तुम्हें लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाए और फिर तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये बात सुनकर रागिनी ने कहा, हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। ये सुनकर सुजीत ने कार की जो स्पीड थी उसे और बढ़ा दिया और वो जंगल वाले रास्ते से रागिनी को लेकर जाने लगा। जैसे जैसे रास्ता खत्म हो रहा था वैसे वैसे सुजीत को अच्छा लग रहा था, चलो अब उसकी जान छूटेगी। लेकिन तभी बीच जंगल में ही मौसम जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और कार की जो स्पीड थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। रागिनी ने कहा, क्या हो गया? अब कार की स्पीड इतनी स्लो क्यों कर दी? जल्दी जल्दी भगाओ, मुझे मेरे मायके छोड़ना है ना। उसके बाद सुजीत ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ ही दूंगा। बस शायद मेरी कार में कोई खराबी आ गई है। उसके बाद रागिनी ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, मुझे क्या। कार अचानक से रुक गई। सुजीत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर ऐसे खराब मौसम में, बारिश के बीच में संजय काफी परेशान हो गया कि आखिर ऐसे खराब मौसम में, बारिश के बीच में कार खराब हो गई, अब वो क्या करेगा। तुरंत वो कार से बाहर उतरा। उसने कार को चेक किया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे एक मैकेनिक की जरूरत थी जो उसकी कार को ठीक कर सके, लेकिन उस बीच जंगल में वो आखिर कहां से मैकेनिक लाता। उसने अपना फोन देखा तो उस जंगल में नेटवर्क्स भी नहीं थे और अब वो दोनों हर तरफ से फंस चुके थे। रागिनी ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी ठीक नहीं हुई? और सुजीत ने हाँ में सर हिलाया। रागिनी ने कहा, क्या? अब हम क्या करेंगे इस बीच जंगल में? हाँ। उसके बाद सुजीत ने कहा, अगर मुझे पता होता कि गाड़ी खराब होने वाली है तो मैं इसे हाईवे से ही लेकर जाता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम तो शांति से बैठो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। उसके बाद रागिनी ने कहा, सीरियसली क्या करोगे बताओ? यहां पर तो नेटवर्क्स भी नहीं है, मेरा फोन देखो, जरा भी नेटवर्क नहीं है। किसको कांटेक्ट करोगे, किसको कॉल करोगे, बताओ मुझे। उसके बाद सुजीत ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम एक काम करो, तुम कार के अंदर बैठो, बाकी मैं थोड़ा दूर जाकर देख कर आता हूं। उसके बाद रागिनी ने कहा, मुझे पक्का तुम पर शक हो रहा है, तुम मुझे मारने के लिए यहां लेकर आए हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसके बाद सुजीत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारने के लिए लाया यहां पर, मैं खुद परेशान हो रहा हूं कि आखिर इतनी रात में, खराब मौसम में कार क्यों खराब हो गई। समझो इस बात को, इतने सालों से लड़ती हुई आई हो, अब सब खत्म हो रहा है, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है, इसलिए चुपचाप बैठो, समझी तुम? रागिनी ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती थी, ये जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम्हारी वजह से हो रही है, समझे तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं कोई तुमसे फेविक्विक लगा के चिपकना नहीं चाहती, छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। सुजीत ने कहा, प्यार की भीख? सीरियसली? इन 2 सालों में तुमने मेरे लिए किया क्या है? मुझे एक बात बताओ, हाँ, कभी प्यार से तुमने मुझे कॉल किया कि हाँ तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कहीं परेशान तो नहीं, कभी जानने की कोशिश करी? बस जब देखो 24 घंटे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अब मुझे और नहीं सहना, इतने साल मैंने बिता दिए, अब
थोड़ा टाइम और। कोई बात नहीं, तुम कार में बैठो, मैं आता हूँ आसपास देखकर। रागिनी ने कहा, मुझे डर लग रहा है, तुम ऐसे बीच जंगल में मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। ऐसे कोई जानवर वगैरह या कोई गलत आदमी आ गया तो मैं क्या करूँगी। तुम कहीं मत जाओ, कोई और रास्ता निकालो या मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके बाद सुजीत ने कहा, तुम भी ना, कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। आओ उतरो कार से बाहर, लेकिन बारिश में चलना पड़ेगा, याद रखना, भीग जाओगी। उसके बाद रागिनी ने कहा, अगर भीगना पड़ेगा तो रहने दो, मैं कार में बैठी हूं, कोई और रास्ता सोचते हैं। सुजीत ने कहा, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या यार, तुम भी ना बहुत पागल हो। क्या करें बताओ, मोबाइल में नेटवर्क तो है नहीं। उसके बाद रागिनी ने कहा, अरे यहां नहीं है ना, थोड़ा आसपास घूमो ना, थोड़ा टहलो, क्या पता कहीं नेटवर्क मिल जाए। उसके बाद सुजीत ने अपना फोन निकाला और वो नेटवर्क ढूंढने लगा। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते उसे दूर एक घर नजर आया। उस घर में लाइटें जली हुई थी और संजय को लगा कि वहां पर शायद कुछ कांटेक्ट करने के लिए हो, जिससे वो मैकेनिक को बुला सके। इसलिए सुजीत ने कहा, सुनो मेरी बात, कार से उतरो, मुझे शायद मदद मिल गई है। रागिनी बाहर निकली और उसने कहा, मदद? कैसी मदद, कहां पर है? सुजीत ने कहा, अरे वहां एक घर है, उसमें लाइट भी जल रही है, मुझे लगता है कि वहां हमें मदद मिल जाएगी, चलो मेरे साथ। रागिनी ने कहा, वो घर कितना पुराना और अजीब सा है, कहीं वहां कोई भूत वूत तो नहीं रहता ना? उसके बाद सुजीत ने कहा, चिंता मत करो, भूत रहता भी होगा तो तुम्हें देख के डर जाएगा, वैसे भी बारिश में तुम्हारा मेकअप धुल गया है। उसके बाद रागिनी जो थी वो काफी गुस्से में आ गई और उसने कहा, तुम कभी मेरी बेइज्जती करने का मौका छोड़ते हो, हाँ? उसके बाद सुजीत ने कहा, चिंता मत करो, ये आखिरी रात है जब मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी है, कल सुबह से तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, चलो अब। ये सुनकर रागिनी जो थी उसका मुंह जो था वो लटक गया, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसके बाद वो दोनों उस घर के पास पहुंचे। सुजीत ने घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने की थोड़ी देर बाद ही दरवाजा जो था वो खुला। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उस खूबसूरत सी लड़की ने कहा, जी कहिए, क्या काम है आपको? उसके बाद सुजीत ने कहा, अरे हम यहाँ बारिश में भीग गए हैं, हमारी कार जो है वो खराब हो गई है, अगर आप फ़ोन से कांटेक्ट करके किसी मैकेनिक को बुलवा लेती तो बहुत अच्छा रहता। उसके बाद उस लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको मैं मैकेनिक को कॉल करती हूँ, आप लोग अंदर आ जाइए। तो उन्होंने देखा घर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, अंदर से हर जगह लाइटें वगैरह सब कुछ अच्छा था, एकदम 5 स्टार होटल जैसा घर था। रागिनी ने कहा, ये इतने महल जैसे घर में रहती है, और बताओ इस जंगल में इतना महल जैसा घर अगर शहर में होता तो क्या बात थी। उसके बाद सुजीत ने कहा, तुम चुप रहो, अगर उसने सुन लिया ना तो जो मदद मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद रागिनी चुप हो गई। उस लड़की ने फ़ोन निकाला और फ़ोन घुमाकर उसने किसी से बात करी। उसके बाद उसने सुजीत से कहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी कोई मैकेनिक नहीं आ पाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम ख़राब है और ख़राब मौसम में कोई मैकेनिक यहाँ नहीं आने वाला, खासकर जंगल में। तो अच्छा यही होगा कि आप एक रात मेरे इस घर में रुक जाएं, सुबह मैकेनिक आ जाएगा और वो गाड़ी रिपेयर कर देगा आपकी, उसके बाद आप चले जाइएगा। जैसे ये बात संजय ने सुनी तब उसने रागिनी की तरफ देखा और रागिनी ने कहा, ठीक है, वैसे भी अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है। और उस लड़की ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए आज का जो डिनर है वो आप हमारे साथ करिए, बाकी वहाँ पर बाथरूम है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ। आपके पास कपड़े तो शायद नहीं होंगे, आप कहीं वैसे काम के लिए जा रहे थे। सुजीत ने कहा, हाँ इसके पास कपड़े हैं, लेकिन उसके लिए कार के पास जाना पड़ेगा और कार के पास जाऊंगा तो फिर भीग जाऊंगा। उसके बाद उससे खूबसूरत सी लड़की ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं और मेरे पास आपके लिए भी कपड़ा है। मेरा जो भाई है वो वैसे तो यहाँ नहीं रहता लेकिन कभी कभी आता है, उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं उसमें से आपको सबसे बेस्ट कपड़ा दूंगी, चिंता मत करिए। उस लड़की ने दोनों हस्बैंड वाइफ को कपड़े ला कर दिए और दोनों ने कपड़े चेंज करे। उसके बाद उस लड़की ने कहा, चलिए
आप खाना खाने के लिए नीचे आ जाइए, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है। जब वो दोनों, रागिनी और सुजीत दोनों जब डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर तरह तरह के पकवान लगे हुए थे। उसके बाद सुजीत ने कहा, क्या आपने ये अकेले बनाया है? उसके जवाब में उस लड़की ने कहा, नहीं, मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने मंगाया, बाकी बाहर से मंगवाया है। जब ये बात सुजीत और रागिनी ने सुनी तब उसने कहा, आप तो एकदम महारानी की तरह जीती है, मतलब इतना आलीशान घर और ये ऐसा खाना राजाओं को ही नसीब होता है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब आप खाना शुरू करिए। सुजीत और रागिनी ने पेट भर के खाया और पेट भर खाने के बाद उस लड़की ने कहा, खाना आपको अच्छा लगा? दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने काफ़ी तारीफ करी और उस लड़की ने कहा, चलिए अब आपको मैं रूम दिखा देती हूँ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है ना? जब ये बात उस लड़की ने पूछी तब रागिनी और सुजीत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दिया जाए, और आखिर में रागिनी ना बोलने ही वाली थी तभी सुजीत ने कहा, हाँ ये मेरी बीवी है। उसके बाद वो जो लड़की थी उसने कहा, फिर तो आप एक ही कमरे में रहेंगे, आपको मैं कमरा दिखा देती हूँ। तभी तो रागिनी को कमरा दिखाकर वो जो लड़की थी वो वहां से चली गई और जो सुजीत था वो बेड पर लेट गया। सुजीत ने कहा, अरे यार एकदम चमत्कार हो गया, इस जंगल में हमें मदद मिल गई, वरना पता नहीं रात भर जंगल में कैसे बिताते, वो भी ऐसी बारिश में। उसके बाद रागिनी ने कहा, हाँ चमत्कार तो हो ही गया, तुम्हारी नज़रों से साफ साफ पता चल रहा था, पता नहीं उस लड़की को कैसी कैसी निगाहों से देख रहे थे। जिसके जवाब में सुजीत ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है? हाँ, एक तो उसने हमारी मदद करी और तू कह रही कि मैं उसे गलत नजरों से देख रहा हूं। पागल सी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? उसके बाद रागिनी ने कहा, मैं भी एक लड़की हूं, कौन कैसी किस निगाहों से देखता है ना, मुझे सब समझ आता है, और जैसे तुम उसे देख रहे थे ना, मुझे सब समझ आ रहा था। खैर मुझे क्या, आज रात की बात है, सो जाती हूँ, सुबह उठना है, अपने घर जाना है, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो कुछ बोल के फायदा नहीं है। उसके बाद रागिनी जो थी वो वहीं बेड पर सो गई और सुजीत जो था वो भी लेटा हुआ था अपना। लेटे लेटे वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तभी सोचते सोचते उसका मूड जो था वो रोमांटिक हो गया और उसने रागिनी की तरफ देखा। उसने रागिनी की कमर पकड़ी और अपने पास खींचने की कोशिश करी, लेकिन रागिनी ने हाथ मारते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, समझे? जाओ उसी लड़की को पकड़ लो, आएगी तुम्हें सब कुछ देने के लिए, मेरे से चिपकने की ज़रूरत नहीं, बस एक रात की मजबूरी है तभी मैं सो रही, वरना कल से तो भूल जाना कि तुम मेरे साथ कभी सो सकते हो। उसके बाद सुजीत जो था उसने कहा, हाँ मैं कोई मर नहीं रहा हूँ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए, छोड़ो सो जाओ, मुझे क्या। उसके बाद सुजीत जो था उसने कहा मन ही मन में, यार कह तो सही रही है, वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, गोरी गोरी, एक बार एकदम उसे पकड़ने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ऐसी ही गलत गलत बातें सुजीत के दिमाग में चल रही थी और वो उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। ऐसे ही काफ़ी घंटे बीत गए, तकरीबन आधी रात हो गई और रागिनी जो थी वो बहुत गहरी नींद में सो गई, लेकिन सुजीत जो था उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसकी नींद मानो उड़ गई थी उस लड़की की खूबसूरती को देखकर। उसे एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो ऐसा सोच रहा था कि जैसे अभी जाकर वो उस लड़की को पकड़ ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसी गलत बातें सोचते सोचते तभी उसने एक आवाज़ सुनी, और वो जो आवाज़ थी वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई पायल पहनकर लड़की चल रही हो। सुजीत ने सोचा, क्या बात है यार, ये लड़की सोई नहीं इतनी रात को, पायल पहनकर इधर उधर कहाँ चल रही है। चलो एक बार पानी पीने के बहाने जाकर देखता हूँ। उसके बाद सुजीत जो था वो रूम से बाहर निकला और उसने किचन तो देखा ही हुआ था, तो वो किचन की तरफ जाने लगा। उसके बाद जब वो किचन में पहुंचा तो उसने देखा वो लड़की काफ़ी कम कपड़ों में वहाँ फ्रिज के पास खड़ी थी और फ्रिज में पानी की बोतल देख रही थी। उसने एक पानी की बोतल निकाली और उसने सुजीत को अपने पास बुलाया। उसने पूछा, क्या हुआ, आप कमरे से बाहर आ गए, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत?
उसके बाद सुजीत ने कहा, नहीं वो बस पानी पीना था और कोई बात नहीं थी। उस लड़की ने सुजीत की तरफ पानी की बोतल जो थी वो बढ़ाई और सुजीत ने पानी की बोतल जैसे ही ली तो उससे लड़की का जो हाथ था वो सुजीत को टच कर गया और जैसे सुजीत के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। सुजीत ने पानी की बोतल ली और उसका हाथ कांपने लगा। वो जो लड़की थी वो इतने कम कपड़ों में थी कि कोई भी आदमी जो शरीफ हो वो घबरा जाए। और उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे हाथ आपके कांप रहे हैं, मतलब आप ठीक तो है ना? सुजीत ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सुजीत जो था वो कपकपाते हुए हाथों से पानी पी रहा था और वो वहाँ से कांपते हुए जा रहा था। तभी उस लड़की ने पीछे से आवाज़ लगाई, क्या बात है, ऐसे ही जा रहे हो? जो चीज़ करने के लिए आए थे वो चीज़ नहीं करोगे? जैसे ही ये बात सुजीत ने सुनी तब सुजीत ने कहा, क्या आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो कमरे में जा रहा हूँ ना, मुझे पानी पीना था तो मैंने पी लिया। ये कहकर सुजीत मुड़ा ही था तभी उस लड़की ने कहा, तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम्हें कोई पानी नहीं पीना था, तुम मुझे देखना चाहते थे, है ना? क्योंकि अगर तुम्हें पानी पीना होता ना तो बेड के बगल में जो टेबल है उस पर पानी रखा हुआ था, तुम वहीं से पानी पी लेते, लेकिन तुम फिर भी कमरे से बाहर आए। इसका मतलब क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसे ही ये बात सुजीत ने सुनी तब वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, बस मैं पानी पीने के लिए आया था, मैंने देखा नहीं कि मतलब टेबल पर पानी है। सुजीत ये सब बोल रहा था तभी उस लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उस लड़की को देखकर सुजीत की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। सुजीत एकदम हवस में अंधा सा हो गया और उस लड़की ने इशारा करते हुए सुजीत को अपने पीछे आने के लिए कहा। अब सुजीत के पास दो रास्ते थे, या तो वो रागिनी के कमरे में चला जाए और चुपचाप से सो जाए, या तो उस खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की के पीछे जाकर जो भी उसे करना है वो कर ले। अब सुजीत को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की को बिना कपड़ों के देखने के बाद उसकी जो बुद्धि थी उसने काम करना बंद कर दिया और वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की अपने कमरे में चली गई और सुजीत भी उस लड़की के पीछे पीछे कमरे में घुस गया। जब वो लड़की कमरे में पहुंची तो उसने कहा, अब सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? जैसे ये बात सुजीत ने सुनी तब उसके हाथ कांपने लगे और जैसे ही उसने उस लड़की की बदन को छुआ तब मानो उसका जो पूरा शरीर था वो कपकपा गया, उसके सारे रोए खड़े हो गए और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो गया? तुम तो बहुत कुछ करने की सोच रहे थे लेकिन तुम्हारे हाथ ही कपकपाने लगे। लगता है तुम्हें कुछ नहीं करना, जाओ तुम जाओ यहाँ से। जैसे ये बात सुजीत ने सुनी तो वो एकदम हवस में अंधा होकर उस लड़की के शरीर को नोचने लगा और उस लड़की को भी काफी मजा आ रहा था। धीरे धीरे सुजीत ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो दोनों हम बिस्तर होने लगे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी रागिनी कमरे में चुपचाप सोई हुई थी और उसने सोचा कि उसने सुजीत से कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से बात कर ली। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा भी है वो उसका पति है और उसने सुजीत को प्यार करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि सुजीत बेड पर था ही नहीं। उसने सुजीत को 2-3 बार आवाज लगाई लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया और उसने उसके बाद अपना फोन निकाला तो उसमें नेटवर्क्स थे नहीं। वो उठी और कमरे से बाहर निकली ये देखने के लिए कि आखिर सुजीत कहाँ पर है और तभी उसने उस लड़की के कमरे से कुछ आवाजें आती हुई सुनी और ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई कि ये वही सब तो नहीं हो रहा जो वो सोच रही है। तभी वो भागती हुई कमरे के पास गई तो उसने देखा कि दरवाजा जो था वो थोड़ा बहुत खुला हुआ। रागिनी ने उस दरवाजे के बीच जो जगह थी उसमें झांक कर देखा तो उसकी मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसने जब उस लड़की को और सुजीत को हम बिस्तर होते हुए देखा तब वो मानो पागल सी हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मन ही मन चाहे जितनी भी लड़ाई करती हो लेकिन वो सुजीत से प्यार करती थी, इसलिए वो ये सब सह नहीं पाई। और रागिनी को सब कुछ पता चल गया है। इस बात से अनजान सुजीत जो था वो अपना कमरे में लगा पड़ा था
धीरे धीरे उसकी भी हालत खराब होने लगी, लेकिन वो जो लड़की थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब आखिरी में सुजीत से भी रहा नहीं गया तो उसने कहा, अब बस करो, मैं बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और धीरे धीरे उसके जो शरीर का रंग था वो बदलने लगा। वो एकदम गोरी से एकदम नीली पड़ने लगी, उसकी आंखें एकदम लाल होने लगी, उसके नाखून लंबे लंबे हो गए। और रागनी तुरंत कमरे के अंदर आई और उसने कहा, सुजीत तुम ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही सुजीत ने रागनी को देखा तब मानो उसके हाथ पैर मानो जम से गए। रागनी ने गुस्से में उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले ही उससे लड़की ने, जो असलियत में एक यक्षिणी थी, उसने अपने जादू से ही रागनी को बिना हाथ लगाए ही उसके हाथ पैर तोड़ दिए, और रागनी की जो चीख थी वो पूरे घर में गूंजने लगी। धीरे धीरे उस घर का जो नक्शा था वो पूरा बदलने लगा। वो जो घर पूरा आलीशान था वो एकदम खंडहर में बदल गया, और उस लड़की ने रागनी की काफी दर्दनाक तरीके से जान ले ली। ये सब देखकर सुजीत जो था वो मानो बेहोश सा हो गया, लेकिन वो जो लड़की थी जो असल में यक्षिणी थी वो फिर भी नहीं रुकी, और धीरे धीरे उसने सुजीत के शरीर का जो सारा जो ताकत था उसने सब कुछ निचोड़ लिया, और उसका शरीर कमजोर होता गया। और जब तक सुजीत ने दम नहीं तोड़ दिया तब तक वो यक्षिणी अपनी हवस मिटाती रही, और उसके बाद उसने दोनों की लाशों को जंगल में फेंक दिया, और उन लाशों को जानवर खा गए। और कहते हैं कि उसके बाद से वो अपने अगले शिकार के इंतजार में रहती है कि कोई आए और उसका अगला शिकार बने। तो ये थी आज की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मजा आया होगा। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो मतलब 18+ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हैं। तो इससे जो स्टोरी का जो बेस था वो यही था कि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, और उसी धोखाधड़ी पे मैंने इस कहानी को लिखा था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ पर चीट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड पर चीट कर रही है, आजकल यही चल रहा है। और साथ ही साथ इस कहानी में जो कुछ भी था, मतलब फिजिकल वगैरह वो सब तो था ही, लेकिन इसमें एक मैसेज भी था। जैसे कि आप सभी को कहानी सुनकर पता चला होगा कि वो जो रागनी थी, रागनी जो थी वो भले ही लड़ाई करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुजीत से प्यार करती थी, लेकिन वो कभी अपना प्यार शो नहीं करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। सुजीत की भी काफ़ी गलतियाँ थी, सबसे बड़ी गलती उसी की थी क्योंकि उसने चीट किया। लेकिन जो मेन बात है वो ये बात है कि वो दोनों इस तलाक के रास्ते पर आए ही कैसे, क्योंकि दोनों छोटी छोटी लड़ाइयों को सीरियस लेते थे, बुरा मानते थे, उन्हें इग्नोर नहीं करते थे। इसलिए उनके बीच की जो खाई थी वो बढ़ती गई, और आखिरी में उन्होंने परेशान होकर डिवोर्स का फैसला लिया। तो इस कहानी को सुनाने का सिर्फ यही मतलब था कि लड़कियां जो है वो समझे कि अगर आप मतलब अगर आप मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, तो मैं तो छोड़ो, रिलेशनशिप जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को समझें, अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें। और रागनी ने इग्नोर नहीं किया, छोटी छोटी लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ बढ़ती गई और आखिरी में डिवोर्स का फैसला हो गया। और लड़कों को मैं ये कहना चाहूँ कि भाई थोड़ा इंसानियत थोड़ा रखो अपने अंदर, एक मर्द बनो कि मतलब एक ही लड़की पे मतलब ज़िंदगी जीनी है, मरनी है। अगर कुछ भी करना है तो सिर्फ एक लड़की के साथ, और वो खुद की बीवी होनी चाहिए। जैसा इस कहानी में सुजीत ने मतलब देखा कि हाँ भाई गोरी लड़की है और पीछे पीछे चल दिया, और आखिरी में क्या हाल हुआ वो तुम सभी जानते ही हो। अब तुम लोग कहोगे कि भाई ये तो कहानी है, कहानी से क्या होता है। संदीप भाई सुन रहे होंगे तो संदीप भाई भी कहेंगे अरे यार कहानी है, कहानी से क्या होता है। तो भाई मैं एक बात बता दूं, ये जो कहानी है ना, अगर तुम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि ये रियलिटी। क्योंकि ये जो आग है ना जवानी की, मतलब सुंदर लड़की देखी नहीं और अंदर लड्डू फूटने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है, समझे। इसलिए अपने इस कमज़ोरी को ख़त्म करो। कभी भी कितनी भी खूबसूरत लड़की हो उसके सामने उसके पीछे मत जाओ, कभी भी मत। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, जो मतलब वो तो बकवास होता है,
अगर मैरिड हो, वाइफ है, तो वाइफ ही सब कुछ है, और अगर आप लड़की हैं, अगर आप मैरिड है, तो आपके लिए आपका हस्बैंड ही सब कुछ है। इस माइंडसेट को दिमाग में रखो, वरना सुजीत जैसा हाल हो जाएगा भाई। बेचारे को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, सारा दम निकल गया उसका। खैर कोई बात नहीं, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।